हिटमैन विद ए बैडास सिस्टम। अध्याय 1401। रुरिक सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वह जॉन को देखने और अपना कर्ज चुकाने के लिए उत्सुक था। मास्टर ब्लैकस्मिथ को अपने कार्यालय से बाहर निकलते देख अन्य ग्राहक उसके पास जाने की कोशिश करने लगे। उनकी आवाज़ें अनुरोधों और मांगों की गूंज थीं। लेकिन गिल्ड के प्रति वफादार और सिक्कों के प्रति और भी अधिक वफादार गार्डों ने उन्हें रोक दिया। यहाँ तक कि सेजस्पायर के रईसों को भी, जो अपनी मर्जी से काम करने, अपने लिए दरवाजे खोलने और सम्मान के साथ व्यवहार करने के आदी थे, अपनी बारी का इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार गिल्ड मास्टर द्वारा खुद रुरिक द्वारा गढ़ा गया एक हथियार एक परिवार की स्थिति को ऊंचा कर सकता है, उनकी शक्ति बढ़ा सकता है और शहर के पदानुक्रम में उनकी स्थिति को सुरक्षित कर सकता है। मास्टर रुरिक, एक शब्द, अगर आप कृपया। मेरे पास आपके लिए एक कमीशन है मास्टर ड्वार्फ। एक तलवार, एक राजा के लिए उपयुक्त। मास्टर रुरिक, मेरे स्वामी को कवच के एक नए सेट की आवश्यकता है और वह अच्छी कीमत देने को तैयार हैं। लेकिन रुरिक ने उन सभी को अनदेखा कर दिया क्योंकि उसकी नज़र काउंटर के पास खड़े दो लोगों पर टिकी थी, युवक जो और उसके बगल में खड़ी महिला। जिस क्षण उसने उसे देखा, उसे उसके बारे में कुछ महसूस हुआ। वह किसी भी तरह की ईश्वरीय आभा नहीं बिखेर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में तीव्रता और एक शांत शक्ति ने उसकी गर्दन के बालों को खड़ा कर दिया। जॉन, वह उनके पास गया, अपने चेहरे पर एक सहज मुस्कान लाते हुए, और माइकल को सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। मास्टर रुरिक, माइकल ने सिर हिलाया, उसकी नज़र रुरिक से मिली। शायद हम बात कर सकते हैं, निजी तौर पर। बेशक बेशक, रुरिक ने सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए हकलाते हुए कहा। ठीक इसी तरफ। जब वे उसके पीछे गए तो अन्य ग्राहक, उनकी जिज्ञासा बढ़ गई, फुसफुसाते हुए बोले, वे दोनों कौन हैं? एक रईस ने पूछा, उसकी आवाज़ में संदेह का संकेत था। वे दोनों महत्वपूर्ण दिखते हैं, एक व्यापारी ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी नज़र गया के रूप पर टिकी हुई थी। और वह महिला, वह आश्चर्यजनक है। उन्हें पहले कभी नहीं देखा, एक अन्य रईस ने कंधे उचकाते हुए टिप्पणी की। लेकिन वह युवक किसी तरह से परिचित लगता है। एक विशेष रूप से साहसी रईस ने रिसेप्शनिस्ट से भी संपर्क किया, जो अभी अभी अपने पद पर लौटी थी और उसकी भौहें विचारों में सिकुड़ी हुई थीं। वे दोनों कौन हैं? उसने पूछा, उसकी आवाज़ में घमंड भरा स्वर था। और मास्टर रुरिक ने मुझे क्यों अनदेखा किया? मैं घंटों से इंतजार कर रहा हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने अपनी आंखें चौड़ी करके बस कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता, मेरे स्वामी, उसने हकलाते हुए कहा। उन्होंने बस उससे मिलने के लिए कहा था और वह बस उनके साथ चला गया। रुरिक के कार्यालय के अंदर दरवाज़ा बंद और बंद होने के बाद बौने ने राहत की गहरी सांस ली। आपकी कृपा, आपकी महिमा, आपकी, वह हकलाते हुए बोला। उसकी नज़र माइकल और गया के बीच घूम रही थी, जबकि उसका दिमाग भगवान के लिए उचित शीर्षक खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं रुरिक, मैंने तुमसे कहा था कि जॉन ठीक है। बड़े शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, शब्द मुझे प्रभावित नहीं करते, माइकल ने हंसते हुए कहा। ठीक है जॉन, रुरिक ने बड़बड़ाते हुए कहा, अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। इस प्रकार उसने अपने लिए एक मग शराब डाली, उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, और एक लंबा घूंट लिया। उम्मीद है कि शराब उसकी नसों को शांत करेगी। वह कभी भी एक नहीं, बल्कि एक ही समय में दो देवताओं के इतने करीब नहीं था। उसने गया की ओर देखा, जो अपने होठों पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। रुरिक, माइकल ने कहा, उसकी आवाज़ अधिक गंभीर स्वर में थी, गया से मिलो। राक्षसों की देवी। शब्दों ने रुरिक को लगभग तुरंत ही घुटन महसूस कराए। उसने खांसते हुए और हकलाते हुए टेबल पर शराब छिड़की, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। राक्षसों की देवी, यहाँ, उसके दफ्तर में। उसने गया के बारे में फुसफुसाहट और किंवदंतियां सुनी कि वह इस क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली और सबसे डरावनी देवियों में से एक थी। और उस पल वह उसके सामने खड़ा था। वास्तव में क्लासी, शॉटी, गया ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। आराम करो रुरिक, वह काटती नहीं है, माइकल ने हंसते हुए कहा। हम यहाँ आपकी मदद के लिए हैं। अभी भी रहस्योद्घाटन से उबरते हुए रुरिक ने कांपते हुए हाथ से अपनी दाढ़ी और टेबल से गिरी हुई शराब को पोंछने में कामयाबी हासिल की। मेरी मदद, उसने हकलाते हुए कहा, उसकी नज़र माइकल पर टिकी हुई थी। क्या मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ जॉन? मेरे कवच को ठीक करने की ज़रूरत है और उसके कवच को कुछ अपग्रेड की ज़रूरत है। माइकल की बात सुनने के बाद रुरिक ने उन्हें घूरते हुए देखा और उसका दिमाग जानकारी को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके दफ्तर में दो देवता उसकी मदद मांग रहे थे। यह एक सम्मान, एक विशेषाधिकार और उसके कौशल और शिल्प कौशल का प्रमाण था। वह सिर्फ एक नश्वर था, भगवान के लिए। वह ये विश्वास नहीं कर सकता था कि दो देवता उसके लिए वहां थे और उसकी मदद मांग रहे थे। इससे उसे अचानक बेहतर महसूस हुआ और वह बेवकूफ़ मिट्टी की आपूर्ति के बारे में भूल गया। ऐसा लग रहा था कि देवताओं को भी एक अच्छे लोहार की ज़रूरत थी।
मुझे देखने दो कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, रूरिक ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में पेशेवर गर्व की झलक थी। वह अपने होठों के कोनों पर हल्की, लगभग अभिमानी मुस्कान को रोक नहीं सका। मुझे कवच दिखाओ, उसने कमरे के केंद्र की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां एक बड़ी निहाई, जिसकी सतह अनगिनत हथौड़ों के वार से काली और जख्मी हो गई थी, प्रतीक्षा कर रही थी। साम्राज्य में आपकी अगली यात्रा का इंतजार है। एक सहज कंधे उचकाते हुए माइकल ने अपनी छाती से खोपड़ी का पदक निकाला और उसे पास के कवच स्टैंड पर रख दिया। एक नर्म घूमने वाली आवाज के साथ कवच पीछे हट गया, अपने आप में मुड़ गया और कवच स्टैंड पर खतरनाक तरीके से खड़ा हो गया। वाह! रूरिक की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने कारीगरी को देखा। ये शिल्प कौशल का एक शानदार नमूना था जो किसी देवता के लिए उपयुक्त था। काली धातु, लाल रंग के रूनों से उकेरी गई जो एक फीकी, आंतरिक रोशनी, जटिल नक्काशी और खतरनाक खोपड़ी का प्रतीक किसी भी कमतर प्राणी को पेशाब करवाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इससे भी अधिक प्रभावशाली थे डेंट, खरोंच और दरारें जो इसकी एक बार की प्राचीन सतह को खराब कर रही थीं। क्या बकवास है, उसने बड़बड़ाया। उसकी उंगलियां धातु में एक विशेष रूप से गहरे गड्ढे की रेखाओं को ट्रेस कर रही थीं। किस तरह का बल किसी देवता के कवच को ऐसा कर सकता है? और वैसे भी यह किस तरह की धातु थी? क्या वे प्राचीन सेंटीपीड के तराजू हो सकते हैं जिन्हें डिज़ाइन में शामिल किया गया है? यह ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसने पहले कभी देखा था और उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठे। वह कवच के पास गया, अपनी उंगलियां डेंटेड चेस्ट प्लेट पर चलाते हुए, विस्मय और पेशेवर जिज्ञासा के मिश्रण के साथ दांतेदार दरारों को ट्रेस करते हुए। क्या, इसे क्या हुआ? उसने पूछा, अपनी जिज्ञासा को और अधिक रोक पाने में असमर्थ। एट नोवेल्बन एट। घबराओ मत, रूरिक, माइकल ने आह भरी। तुमने अभी अभी मुझे बताया कि वह राक्षसों की देवी है और मुझसे एक ऐसा क्रॉसबो बनाने के लिए कहा है जो किसी देवता को मार सके। मुझे नहीं लगता कि तुम जो कुछ भी कहोगे वह मुझे अब डरा सकता है, जॉन, रूरिक ने नाक भान से कुड़ी। रूरिक की बात सुनकर माइकल ने ठहाका लगाया क्योंकि वह एक बार फिर रूरिक को डराने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अग्रह हुआ, रूरिक, इससे पहले कि मैं उस पागल कमीने को नरक में भेजूं, उसने मेरे कवच को अपना खरोंचने वाला खंभा बनाने की पूरी कोशिश की, इसलिए अब यह इस तरह दिखता है। ये शब्द रूरिक को एक शारीरिक आघात की तरह लगे। उसने माइकल को घूरा और उसका दिमाग ये समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि उसने अभी क्या सुना था। आगरा, वह हकलाया, अराजकता का देवता, तुमने आगरा को मार डाला। उसका शराब का मग उसकी मुट्ठी से फिसल गया और फर्श पर गिर गया। हमने उस कमीने को डुबो दिया, गया ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर हमने उसके छोटे से फैन क्लब का ख्याल रखा। मैंने व्यक्तिगत रूप से उन कमीनों को जलाकर राख कर दिया, धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से, बिल्कुल बुरे टकी को भूनने की तरह। उत्सवों का वर्णन करते समय रूरिक के चेहरे पर उभरी घृणा और भय की झलक उसे बहुत पसंद आई। तुम एक बीमार पिल्ला हो, गया, माइकल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन रूरिक हंस नहीं रहा था। वह अभी भी इस तथ्य को समझने की कोशिश कर रहा था कि देवताओं को भी मारा जा सकता है। वह अभी तक रैनार की मौत को स्वीकार भी नहीं कर पाया था और अब माइकल ने उस पर एक और बम गिरा दिया। एक और देवता चला गया, और आगरा कम नहीं। अराजकता का स्वघोषित देवता, एक ऐसा प्राणी जिसकी प्रतिष्ठा उसके आगे एक बुरी गंध की तरह थी। मुझे एक या दो ड्रिंक या एक लानत बैरल चाहिए, उसने बुदबुदाते हुए खुद के लिए एक और मग शराब डाली। उसका हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि वह लगभग उसे गिरा ही देता। उसने शराब को एक घूंट में पी लिया, अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछते हुए। तो मुझे ये बात सीधे सीधे बता दें, उसने कहा, मग को जोर से नीचे गिराया। तुमने आगरा से लड़ाई की और जीत गए और उसे मार डाला? नहीं, बिल्कुल नहीं, गया ने मुस्कराते हुए कहा। ऐसा लगता है कि उसने आगरा को बुरी तरह पीटा, फिर हमने उसे तालाब में डुबो दिया। ठीक है, रूरिक ने धीरे से कहा, अभी भी जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। ठीक है, मैं यह नहीं कह सकता कि मेरा दिल टूट गया है। मैंने आगरा और उसके अनुयायियों के बारे में बहुत कुछ सुना था। यहाँ तक कि शेषत का क्षेत्र भी उनके प्रभाव से अछूता नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें तो यह अच्छा है कि यह सब खत्म हो गया। उसने माइकल की ओर देखा, उसकी आंखों में एक नया सम्मान उभर रहा था। और किसी तरह उसे एक ईश्वर हत्यारे के साथ जुड़े होने पर गर्व हुआ। इसने साबित कर दिया कि वे घमंडी कमीने अजेय नहीं थे और वे खून बहा सकते थे और मर सकते थे। मैं तुम्हारा कवच ठीक कर सकता हूँ, जॉन, उसने माइकल की ओर मुड़ते हुए कहा। शायद कुछ सुधार भी कर सकता हूँ। लेकिन उसका क्या? तुमने अपग्रेड कहा था। माइकल ने सिर हिलाया, गया की ओर इशारा करते हुए। उसे अपना स्टील्थ सूट दिखाओ, डार्लिंग। गया ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित किया, और उसका गुप्त कवच, चांदी की धातु का एक चिकना आकार फिटिंग सूट, माइकल के बगल में कवच स्टैंड पर मूर्त रूप ले लिया। यह माइकल के डार्क आर्मर जितना प्रभावशाली नहीं था।
इसके बजाय ये लगभग नाजुक था और इसकी सतह पर अनगिनत छोटे छोटे रन बने हुए थे जो एक फीकी अलौकिक रोशनी से झिलमिला रहे थे। रूरिक कवच के पास गया, उसकी नज़र उसके जटिल डिज़ाइन पर घूम रही थी, उसका माथा विचारों में सिकुड़ा हुआ था। बढ़िया कारीगरी है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी उंगलियां एक रन की रूपरेखा का पता लगा रही थीं। मुझे लगता है ये तुम्हें अदृश्य बना देता है। माइकल ने सिर हिलाया। यह नश्वर के लिए बनाया गया था, लेकिन गया, वह अब एक देवी है। और ठीक है, चलो बस इतना ही कहते हैं कि उसकी ईश्वरीय चमक अदृश्यता की चीज़ से टकराती है। हमें इसे समायोजित करने और इसे संगत बनाने की ज़रूरत है। रूरिक ने सोच समझकर अपनी दाढ़ी रगड़ी, उसकी नज़र कवच पर टिकी हुई थी। नश्वर और देवताओं का ऊर्जा प्रवाह यह अलग है, जॉन। इसे देवी के अनुकूल बनाना एक चुनौती होगी। लेकिन वह मुस्कुराया, उसकी आंखों में उत्साह की चिंगारी थी। मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे 3 दिन दो, मैं इसे एक उत्कृष्ट कृति में बदल दूंगा, एक देवी के लिए उपयुक्त। तो गया ने कहा, उसकी नज़र भीड़ पर घूम रही थी। अब क्या? खरीदारी की होड़, पब क्रॉल, या शायद हमारी नई शक्ति का एक छोटा सा प्रदर्शन। उसने मुस्कराते हुए अपनी अंगुलियों को चटकाया, लेकिन माइकल ने अपना सिर हिला दिया। हमें सेशात से बात करनी है, उसने कहा, उसकी आवाज़ में और भी गंभीर लहजा आ गया। वे दुकानदारों और व्यापारियों की भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े, उनका रास्ता उन्हें शहर के एक शांत, कम सुगंधित हिस्से की ओर ले गया। यह एक बढ़िया कुल्हाड़ी है, बौना। कितनी? 100 सोने के टुकड़े, और एक भी तांबे का टुकड़ा कम नहीं। इस ब्लेड को माउंट सिंडल की लपटों ने चूमा है, योगिनी। ये ड्रैगन की खाल को मक्खन की तरह चीर देगी। 100 सोने के टुकड़े? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें 50 दूंगा, और मेरी सबसे बढ़िया बौनी शराब की एक बोतल। 75 और शराब, और तुम अपनी बेल्ट पर उस सुंदर छोटे खंजर को फेंक दो। वे एक संकरी गली में मुड़ गए, जिसका प्रवेश द्वार त्यागे गए बैरल के ढेर के पीछे छिपा हुआ था, और माइकल रुक गया, आसमान की ओर देखते हुए। शेषत, उसने पुकारा, हमें बात करनी है। वह जानता था कि वह उसे सुन सकती है। आखिरकार वह बुद्धि की देवी थी, और उसके क्षेत्र में खैर कुछ भी अनदेखा नहीं हुआ। गली में एक हल्की हवा बह रही थी, हवा झिलमिला रही थी, विकृत हो रही थी। और फिर वे कहीं और थे। ये बदलाव इतना सहज, इतना निर्बाध था कि माइकल भी, जो टेलीपोर्टेशन के झटकों के आदी थे, एक क्षणिक भटकाव महसूस कर रहे थे। फिर वे सेशत के बगीचे में खड़े थे, काई से ढकी चट्टान से नीचे गिरता हुआ परिचित झरना, जुड़वां चंद्रमाओं की कोमल रोशनी में झिलमिलाता हुआ तालाब, हवा में धीरे धीरे झूलते हुए मेपल के पेड़। सेशत, उसके चांदी के बाल तरल चांदनी की तरह बह रहे थे, झुंड में बीज बिखेर रहे थे। कबूतरों को देखकर उसकी शांत मुस्कान हमेशा की तरह बेहद शांत थी। हमेशा की तरह शेषत कबूतरों को दाना खिला रही थी, उसके चांदी के बाल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, जबकि उसका चेहरा शांत और शांतिपूर्ण था। वापस स्वागत है, उसने कहा, उसके होंठ उसी शांत मुस्कान में मुड़ गए जो हमेशा गया को परेशान करती थी। लेकिन जब गया ने कबूतरों को देखा और वे कैसे खुश दिख रहे थे, तो वह मुस्कुराए, और एक बार उसने शेषत की कष्टप्रद मुस्कान पर अपनी आंखें नहीं घुमाईं। उन उड़ते चूहों को खुश देखना अच्छा लगा। भले ही वह खुद को राक्षसों की देवी कहती थी, लेकिन सभी जीव, बड़े और छोटे, उसके अधिकार क्षेत्र में थे। और वे कबूतर इधर उधर घूमते हुए, अपने पंखों को चमकाते हुए, अपने छोटे पक्षी दिमाग को खुशी से भरते हुए, गया को थोड़ा कम हत्यारा महसूस कराते थे। सेशात, माइकल ने कहा, उसकी आवाज़ और भी गंभीर हो गई, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। हमें पैंथियन से बात करनी चाहिए, गठबंधन के बारे में। मैं सोच रहा था कि आप कब इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। सहयोगियों की तलाश करना बुद्धिमानी है, खास तौर पर युद्ध के समय में। उसने तालाब के किनारे पत्थर की बेंचों की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या हम बैठेंगे? माइकल भी उसकी लापरवाही से थोड़ा हैरान था। उसे कुछ और नाटकीयता की उम्मीद थी, लेकिन ये शेषत थी, बुद्धि की देवी। वह हमेशा बाकी सभी से 5 कदम आगे रहती थी, 3 डी शतरंज खेलती थी, जबकि बाकी सभी अभी भी चेकर्स के साथ उलझे हुए थे। यहाँ तक कि वह अपने सिस्टम, बेडेस पॉइंट्स, अद्वितीय दृष्टिकोण के साथ, उसे भी नहीं लगता था कि वह बुद्धि की देवी को वास्तव में मात दे सकता है। तो तुम हमारे संपर्क बनोगे? गया ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। तुम एक मीटिंग सेट करोगे? हाँ, शेषत ने सरलता से कहा। बस इतना ही। गया की भौहें अविश्वास में सिकुड़ गईं। तुम बस सहमत हो, कोई शर्त नहीं, कोई पकड़ नहीं। हालांकि देवताओं के क्षेत्र में अपेक्षाकृत नया था, गया ने जल्दी ही सीख लिया था कि यह एक अलग तरह की दुनिया थी। देवता दयालु, सर्वज्ञ प्राणी नहीं थे जैसा कि नश्वर लोग मानते थे। वे जटिल, अहंकारी और स्वार्थी थे। उन्होंने नश्वर क्षेत्र में सबसे बिगड़े हुए, हकदार युवा स्वामी और मालकिनों को बच्चों की तरह दिखाया, जो गिरे हुए दूध पर नखरे करते थे। और उन बिगड़े हुए बच्चों के विपरीत, देवताओं के पास उनके अहंकार, उनकी सनक, उनके ईश्वर परिसरों का समर्थन करने की शक्ति थी।
यह एक खतरनाक संयोजन था जिसने गया को सतर्क और अविश्वासी बना दिया था। लेकिन शेषत अलग थी। वह अभी भी नरक की तरह रहस्यमय थी, अभी भी पहेलियों और अस्पष्ट घोषणाओं में बोलती थी। फिर भी उसके अंदर एक ईमानदारी और द्वेष की कमी थी जो गया को आश्वस्त करती थी। वह अपनी बहन सेराफेन की तरह चालाक नहीं थी। वह खेल नहीं खेलती थी। इसके बजाय वह वैसी थी जैसी एक देवता होनी चाहिए, बुद्धिमान, शांत और वास्तव में मददगार। तो 1 से 10 के पैमाने पर 1 का मतलब है हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और 10 का मतलब है ये सौदा हो चुका है, बिना घात लगाए पैंथियन से बात करने की मेरी क्या संभावना है। आप जानते हैं, ये देखते हुए कि मैंने रेनार को मार डाला। माइकल ने शेषत की ओर मुड़ते हुए पूछा। मैं कहूँगा -10। वे शायद हमारे साथियों को मार डालने के लिए हमारी पिटाई करेंगे क्योंकि उन्होंने एक खतरनाक प्रवृत्ति शुरू की है और उन घमंडी कमीनों को दिखाया है कि उन्हें मारा जा सकता है। गया ने हंसते हुए कहा, उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं। हालांकि शेषत ने केवल मुस्कुराया। मैं कहूँगा 10। 10, माइकल ने आश्चर्यचकित होकर कहा। वह शेषत की एक और रहस्यमय घोषणा या अस्पष्ट अनिर्णित साथ की उम्मीद कर रहा था। लेकिन 10, अगर शेषत को लगता था कि उसके मौके इतने अच्छे थे तो ये व्यवहारिक रूप से तय सौदा था। लेकिन गया हमेशा संदेहवादी, भौहें सिकुड़ता रहा। तुम आश्वस्त लग रहे हो शेषत, उसने कहा। उसकी नज़रें सिकुड़ गईं। 10 क्यों? पंथी समूह कमज़ोर हो गया है गया, शेषत ने अपनी आवाज़ को नर्म लेकिन दृढ़ रखते हुए समझाया। अंडोहर के विद्रोह ने उन्हें विभाजित कर दिया है। कई देवता उसके पक्ष में चले गए हैं। सेराफिन अपने सूचना नेटवर्क के साथ व्यावहारिक रूप से सभी पर प्रभाव और गंदगी रखती है। सरल शब्दों में, पंथी समूह अपनी जमीन खो रहा है। तो इसका हमसे क्या लेना देना है? गया ने पूछा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। देवता जोरियन को छोड़कर अंडोहर का पक्ष ले रहे हैं, अराजकता से लाभ उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। और पंथी समूह अपनी सभी कमियों के बावजूद एक आवश्यक शक्ति है गया। ये संतुलन बनाए रखता है और क्षेत्र को टूटने से बचाता है। बिना निगरानी और नियमों के देवता एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। उपासकों के लिए, सत्ता के लिए लड़ें। यह एक खूनी संघर्ष होगा। वे पहले से ही ऐसा कर रहे हैं बेशक, लेकिन कल्पना करें गया अगर उन्हें रोकने वाला कोई न होता। और एंडोहर के बारे में क्या? उसने संदेह से पूछा। क्या वह शांति और सद्भाव का वादा करता है? एक नई विश्व व्यवस्था, कमबख्त प्यार और प्रकाश का क्षेत्र। शेषत ने अपना सिर हिलाया, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। एंडोर जीत नहीं सकता गया। सच में नहीं। उसका लक्ष्य शांति नहीं है, ये शक्ति और पूर्ण शक्ति है। और पूर्ण शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट करती है। जब वे अब उपयोगी नहीं रहेंगे तो वह अपने सहयोगियों को त्याग देगा। वह बल या चालाकी से जो चाहेगा ले लेगा। वह डर के माध्यम से शासन करेगा। मुझे ये पसंद है, गया ने कंधे उचकाते हुए कहा। जैसा कि मेरे पति ने कहा, एंडोहर ने हमारे लिए एक अवसर बनाया है। उस सीढ़ी पर चढ़ने का मौका। तुम्हारे और तुम्हारी शांत मुस्कान और रहस्यमयी घोषणाओं के साथ मुझे लगता है कि हम सौदा पक्का कर सकते हैं। लेकिन अभी भी रेनार की समस्या है न? भले ही पैंथियन आगरा को मारने की अनदेखी करने को तैयार हो क्योंकि वह एक बहुत बड़ा खतरा था, वे रेनार को नहीं भूलेंगे। वह उनमें से एक था, पैंथियन का एक देवता। उसे मारना एक अलग ही स्तर की मूर्खता थी। प्यार और युद्ध में सब जायज है गया। और ये मेरे प्यारे, ये युद्ध है, माइकल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अगर पैंथियन हताश है और वे हताश हैं गया, मेरा विश्वास करो, वे अवसर देखेंगे। वे अपने पक्ष में एक देवता हत्यारा चाहते हैं, कोई ऐसा जो एंडोहर को हरा सके। और वह मैं हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में एक शिकारी चमक थी। ठीक है, मैं इसका अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकता हूँ। अपने लिए कुछ सांस लेने की जगह और अपने अगले कदम की योजना बनाने का मौका खरीदो। शेषत, जो शांत मनोरंजन के साथ उनकी बातचीत सुन रही थी, ने कबूतरों को एक और मुट्ठी भर बीज बिखेरे। उसकी हरकतें सुंदर, धीमी थीं। मैं कल जोरियन से बात करूंगी। मैं तुम्हारे और पैंथियन के बीच एक बैठक की व्यवस्था करूंगी। वह रुकी। उसकी नज़र माइकल से मिली। उसकी आंखों में चेतावनी जैसी कुछ झलक थी। लेकिन सावधान रहो, अंधेरे के देवता। देवता अप्रत्याशित हैं। ये गठबंधन तुम्हें लाभ पहुंचा सकता है, लेकिन ये तुम्हें नए खतरों और नई चालाकी का सामना भी करवाएगा। उन पर पूरी तरह से भरोसा मत करो। शेषत की बात सुनकर गया ने भौहें उठाईं और उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। अरे शेषत, तुम आश्चर्यजनक रूप से आगे बढ़ रहे हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरा मतलब है कि तुम्हारे कमबख्त रहस्यमय कष्टप्रद शब्दों और पहेलियों के अलावा तुम इतनी बुरी नहीं हो, एक अच्छी खासी देवी के लिए। तुम ईमानदार हो और मैं इसका सम्मान करता हूँ। ठीक है शेषात, मैं तुम्हारा एक या कई एहसानमंद हूँ। माइकल ने अपने चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान बिखेरते हुए कहा। हम बात करते हुए कवच को और मजबूत कर रहे हैं, उसने आगे कहा। इसके बाद
पैथियन से मिलने के बाद हम अग्नि राजा को वापस लाने के लिए लानिया जाएंगे। और फिर रिन की बारी है। लेकिन जब माइकल जाने की तैयारी कर रहा था तो गया ने उसे रोक दिया। शेषात, उसने कहा, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। क्यों? तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? मेरा मतलब है कि तुम बहुत जोखिम उठा रहे हो। भगवान हत्यारों का साथ दे रहे हो। पैथियन इसकी सराहना नहीं करेगा, है ना? जैसे कि सवाल का अनुमान लगा रहा हो, शेषात बस मुस्कुराया। कभी कभी प्रकाश के वास्तविक मूल्य को प्रकट करने के लिए अंधेरे को जीतना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे रात दिन की गर्मी और सुंदरता के लिए हमारी प्रशंसा को गहरा करती है। उसकी बात सुनने के बाद गया ने अपनी आंखें घुमाईं और झुंझलाहट में अपने हाथ ऊपर कर दिए। भूल जाओ मैंने पूछा था, उसने बुदबुदाया। ये चमत्कार है कि किसी ने तुम्हारे गधे में तीर नहीं मारा है, क्योंकि तुम हमेशा इतने रहस्यमयी बने रहते हो। वह माइकल की ओर मुड़ी, उसका हाथ पकड़ा और उसे बगीचे के किनारे की ओर खींच लिया। चलो इंसान, उसने धीमी आवाज में कहा, चलो भागो, इससे पहले कि वह अपनी बुद्धि से हमारे दिमाग को पिघला दे। इस बीच शेषत पैथियन पैलेस की ओर जा रही थी। यह एक शानदार संरचना थी जो देवताओं की शक्ति और अहंकार का प्रमाण थी। महल सफ़ेद संगमरमर और झिलमिलाते क्रिस्टल से बना था, जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, जहां से एक अप्राकृतिक सुंदरता की घाटी दिखाई देती थी। एक झरना जिसका पानी रंगों का इंद्रधनुष था, एक चट्टान के चेहरे से नीचे गिरता था, एक क्रिस्टल सा साफ नदी को खिलाता था जो विदेशी फूलों और चमकते पेड़ों से भरे हरे भरे बगीचों से होकर बहती थी। वह महल के द्वार पर पहुंची। एक जोड़ी विशाल सफ़ेद दरवाजे जो उसके ऊपर ऊंचे थे, उनकी सतह पर देवताओं के दृश्यों को दर्शाती जटिल नक्काशी थी। दरवाजे पर दो आकृतियां, लंबी और भव्य, चमचमाते सुनहरे कवच पहने हुए, पहरा दे रही थीं। वे कोई साधारण रक्षक या देवदूत नहीं थे, बल्कि उन्हें प्रैरी कहा जाता था। ये प्रैरी मनुष्य या कल्पित या नश्वर नहीं थे, बल्कि देवताओं की कृपा से बने अपार शक्ति वाले प्राणी थे। उनका एकमात्र उद्देश्य पैथियन की रक्षा करना था और वे शक्ति में लेवल 1 देवताओं के बराबर थे। शेषत को देखकर प्रैरी ने दरवाजे खोले और उनकी निगाहें एक बेचैन करने वाली तीव्रता के साथ शेषत पर टिकी हुई थीं। अंदर सिंहासन कक्ष एक विशाल गोलाकार कक्ष था, जिसकी ऊंची छत पर पैथियन के इतिहास को दर्शाने वाला एक भित्तिचित्र था और कैसे उन्होंने देवताओं के क्षेत्र में सभी डोमेन को वीरतापूर्वक एकजुट किया और अपने गधों के साथ शुद्धता के प्रतीक के रूप में अराजकता से व्यवस्था लाई। ये सब प्रचार था, लेकिन देवताओं के क्षेत्र में हर कोई विश्वास करता था। सूर्य के देवता जोरियन एक विशाल गोल मेज पर बैठे थे, जिसकी सतह एक दर्पण की चमक के लिए पॉलिश की गई थी। वह थका हुआ और बुरा लग रहा था। उसकी हमेशा की तरह चमकदार सुनहरी आभा फीकी लग रही थी, उसकी आंखें थकी हुई थीं, उसके लंबे सफ़ेद बाल और दाढ़ी शेषत को याद से भी लंबी थी। शेषत जानता था कि युद्ध सभी पर, यहाँ तक कि देवताओं पर भी भारी पड़ेगा। जब उसने शेषत को देखा तो वह मुस्कुराया, एक छोटी थकी हुई मुस्कान। शेषात, उसने अभिवादन किया। उसकी आवाज़ गर्मजोशी से भरी हुई थी, लेकिन उसमें तनाव की झलक थी। आने के लिए धन्यवाद। वह उसके सामने बैठ गई। मेज की चिकनी ठंडी सतह जोरियन की उपस्थिति से निकलने वाली गर्मी के विपरीत थी, क्योंकि वह सूर्य का देवता था। मुझे पता है कि तुमने इस संघर्ष में तटस्थ रहने का फैसला किया है, शेषात, जोरियन ने शुरू किया। उसकी नज़र उससे मिली। लेकिन मैं तुमसे पुनर्विचार करने के लिए कहूँगा। हमें तुम्हारी बुद्धि की ज़रूरत है, तुम्हारा मार्गदर्शन। उसने आह भरी, उसके कंधे थोड़े झुक गए। सेराफेन, वह परंपरागत रणनीति का उपयोग कर रही है। शेषात, ब्लैकमेल, धमकियां, वह देवताओं को हमारे खिलाफ कर रही है। जोरियन की बात सुनने के बाद शेषात ने बस आह भरी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। सेराफेन हमेशा से निर्दयी रही है और अपनी पहुंच के साथ, खैर, हर चीज तक। उसके पास प्रतिष्ठा को नष्ट करने, साम्राज्यों को गिराने और सबसे शक्तिशाली देवताओं को भी तोड़ने की शक्ति थी। देवता ब्लैकमेल से अछूते नहीं थे, वास्तव में नहीं। वे शक्तिशाली और अमर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी छवि, उपासकों के उन पर विश्वास और पूजा ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। और अगर उनके गंदे कपड़े बाहर आ गए, उनके रहस्य उजागर हो गए, तो उनके अनुयायी उनकी दिव्यता पर सवाल उठाने लग सकते हैं और इसके बजाय दूसरों की पूजा करना शुरू कर सकते हैं। और यह अधिकांश देवताओं के लिए मृत्यु से भी बदतर भाग्य था। इसका मतलब था शक्ति का नुकसान, प्रभाव का नुकसान, और यह अन्य देवताओं के लिए अवसर पैदा करेगा। देवता जो अराजकता का लाभ उठाने के लिए वंचित उपासकों को अवशोषित करने के लिए उत्सुक थे। ऐसा पहले भी हुआ था और निस्संदेह ये फिर से होगा। कौन इस बार है, जोरियन? शेषात ने पूछा। उसकी आवाज़ शांत स्थिर थी। जोरियन ने एक गहरी सांस ली, उसका चेहरा सख्त हो गया। लक्सर, उसने कहा, नाम उसके होठों से एक अभिशाप की तरह निकल रहा था। धन का देवता, जाहिर है उसने अपने एक देवदूत को गर्भवती कर दिया, और फिर उसने उन दोनों को खत्म कर दिया, देवदूत और बच्चा। वह अपनी आवाज़ में घृणा को छिपा नहीं सका, और यहाँ तक कि शेषत ने भी अपने सामान्य संयम के बावजूद
भौहें सिकोड़ ली, उसकी शांत मुस्कान लड़खड़ा गई। एक बच्चे का जीवन अनमोल और पवित्र था। उसे नष्ट करना अकल्पनीय और पाप का घृणित कार्य था। देवताओं को अपने देवदूतों या नश्वर लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए थी। ये पैंथियन का एक नियम और कानून था जिसे संतुलन बनाए रखने और दिव्य रक्तरेखा के संदूषण को रोकने के लिए बनाया गया था। एक देवता और एक नश्वर की संतान अप्रत्याशित और खतरनाक थी। वे देवताओं के क्षेत्र के नाजुक संतुलन को बाधित कर सकते थे। हालांकि लक्सर ने उस नियम को तोड़ दिया था, और फिर अपनी अविवेक को छिपाने के लिए उसने और भी बड़ा पाप किया था। उसने देवदूत को मार डाला था, बच्चे को मार डाला था और अपना अपराध छिपा लिया था। लेकिन सेराफिन ने सब कुछ देख लिया था और अपने छोटे जासूसी क्रिस्टल से ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। और अब वह उस जानकारी का इस्तेमाल लक्सर को नियंत्रित करने और उसे एंडोहर के विद्रोह में शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए कर रही थी। दबाव और अपने क्षेत्र को खोने के डर के कारण धन के देवता ने एंडोहर की तरफ रुख किया। सेशात ने जोरियन को देखा, उसकी निगाहें विचारमग्न थीं। वह बता सकती थी कि एंडोहर की रफ्तार बढ़ रही थी। वह और सेराफिन गंदी चालें चल रहे थे, ब्लैकमेल, रिश्वत, सत्ता के वादे, और लक्सर के साथ अब उनके पास असीमित धन था। वे व्यावहारिक रूप से किसी को भी और कुछ भी खरीद सकते थे। अगर एंडोहर ने पारंपरिक युद्ध लड़ा होता, जोरियन ने कहा, उसकी आवाज़ थके हुए इस्तीफे से भरी हुई थी, हम उसे कुचल सकते थे। लेकिन वह सेनाओं, हथियारों या मंत्रों से नहीं लड़ रहा है, सेशात। वह छाया में लड़ रहा है। उसका युद्ध क्षेत्र छल है। छाया, तुम कहते हो? सेशात मुस्कुराए, उसकी आंखों में एक जानकार चमक थी। तो तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो छाया को नियंत्रित करे, जोरियन। उससे लड़ने के लिए। जोरियन ने भौहें सिकुड़ी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह उसके रहस्यमय शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था। अपने आप को समझाओ, सेशात, उसने कहा, उसकी आवाज़ में अधीरता थी। तुम्हें एक सहयोगी की ज़रूरत है, जोरियन, सेशात ने कहा, उसकी शांत मुस्कान लौट आए। और मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो ज्वार को मोड़ सकता है। कौन? जोरियन ने पूछा, उसकी नज़र उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। सेशात ने एक पल के लिए चुप्पी को हवा में लटकने दिया, फिर एक नाम बोला। अंधकार का देवता। जैसे ही उसने नाम सुना, जोरियन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका जबड़ा ढीला पड़ गया क्योंकि उसका दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने अभी क्या सुना था। अंधकार का देवता, जिसने एक नहीं बल्कि दो देवताओं को मार डाला। युद्ध में सब कुछ जायज़ है, जोरियन, शेषत ने शांति से कहा। तुमने खुद कहा, एंडोहर साफ सुथरा नहीं खेलता, तुमने खुद कहा। वह किताब में मौजूद हर चाल का इस्तेमाल कर रहा है। ब्लैकमेल, झूठ और धोखा। इसलिए अगर तुम ये युद्ध जीतना चाहते हो तो तुम्हें आग से लड़ना होगा। वह रुकी, उसकी नज़र से मिली। और एंडोहर को हराने के लिए उस भगवान से बेहतर कौन हो सकता है जिसने उसे 5000 साल तक कैद रखा। हालांकि शेषत के शब्द रहस्यमय थे, लेकिन जोरियन को उनका मतलब कुछ अलग लगा। उसे शक्तिशाली सहयोगियों और ऐसे सहयोगियों की ज़रूरत थी जो गंदी लड़ाई लड़ सकें, और डार्क लॉर्ड ऐसा व्यक्ति था जो एंडोहर के साथ मुकाबला कर सके। इसके अलावा उसे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो अपने हाथ गंदे करने से न डरता हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तविकता के अंधेरे पक्ष को समझता हो। रुद्र और वेलोरुइस जैसे लोग शक्तिशाली हो सकते हैं, निश्चित रूप से, लेकिन उनके पास नैतिकता थी और उनकी धार्मिकता एंडोहर या यहाँ तक कि सेराफिन जैसे चालाक और दुष्टों के खिलाफ ज़्यादा उपयोगी नहीं थी। लेकिन अंधेरे का देवता, वह पूरी तरह से एक अलग जानवर था। मैं एक बैठक की व्यवस्था कर सकता हूँ, जोरियन, सेशात ने उसकी आंखों में संघर्ष को देखते हुए कहा। आपके और अंधेरे के देवता के बीच। आपको उसे आधिकारिक तौर पर पैंथियन में आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। बस उसकी बात सुने और छाया में एक समझौते पर पहुँचें। उसे वह मिलता है जो वह चाहता है, बिना किसी हस्तक्षेप के काम करने की स्वतंत्रता। और आपको एक शक्तिशाली सहयोगी मिलता है, एक गुप्त हथियार। यह पारस्परिक रूप से लाभकारी हो सकता है। आप इसे एक सहजीवी संबंध के रूप में सोच सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये बिल्कुल वही था जिसकी पैंथियन को ज़रूरत थी। आग से लड़ने का एक तरीका, बिना अपनी खुद की प्राचीन छवि को धूमिल किए। थोड़ी देर सोचने और संभावित लाभों और जोखिमों को तौलने के बाद जोरियन ने आखिरकार एक निर्णय लिया। बहुत अच्छा, शेषत, उसने अपनी आवाज़ को दृढ़ रखते हुए कहा। मुझे तुम्हारे निर्णय पर भरोसा है। एक बैठक की व्यवस्था करो। अब समय आ गया है कि अंधेरे के देवता और मैं बातचीत करें। बहुत बढ़िया, शेषत मुस्कुराए, उसकी आंखें ज्ञानपूर्ण रोशनी से चमक रही थीं। शायद तुम मेरे डोमेन में आ सकते हो, जोरियन। यह एक निश्चित तटस्थता सुनिश्चित करेगा। उद्धरण चिन्ह। जोरियन ने उसके प्रस्ताव पर विचार किया। सेशात का क्षेत्र, सेजस्पायर, अपने सख्त कानूनों और शांतिप्रिय माहौल के साथ एक सुरक्षित विकल्प था। अप्रिय आश्चर्य की कोई संभावना नहीं, घात लगाने का कोई जोखिम नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर सेशात बैठक की व्यवस्था कर रहा था तो ये गुप्त होगी।
सेराफिन अपने सभी जासूसों के बावजूद, अपनी सारी जानकारी इकट्ठा करने के बावजूद यह नहीं देख पाएगी। आखिरकार अगर कोई सूचना की देवी को मात दे सकता है तो वह उसकी बहन बुद्धि की देवी है। तो ऐसा ही हो, ज़ोरियन ने कहा। उसके होठों पर एक मुस्कान का संकेत था। मैं इस बैठक में भाग लूंगा। एंडोहर ने अपना बिस्तर बना लिया है। उसने छाया में लड़ने का विकल्प चुना है, अपरंपरागत रणनीति के साथ। अब समय आ गया है कि हम भी एहसान वापस करें। बैठक के नतीजे से खुश होकर शेषात अपनी सीट से शालीनता से उठी। उसकी नज़र ज़ोरियन के चेहरे पर एक पल के लिए टिकी रही। अंधकार का देवता, वह दूसरों जैसा नहीं है ज़ोरियन, उसने कहा। उसकी आवाज़ नर्म लेकिन दृढ़ थी। वह सामान्य नियमों से नहीं खेलता, लेकिन वह अपने वचन का पक्का आदमी है। उस पर एक एहसान करो और वह तुम्हारा साथ देगा, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के खिलाफ भी। ज़ोरियन ने थकावट से अपनी कनपटी रगड़ते हुए आह भरी। मैं समझता हूँ शेषात, लेकिन यह अभी भी मुझे चिंतित करता है। एक भगवान हत्यारे के साथ सौदा करना, वह अप्रत्याशित है, खतरनाक है। उसे आश्चर्य हुआ। शेषात ने ठहाका लगाया, एक वास्तविक बेपरवाह आवाज़। तुम उसे एक हत्यारे के रूप में देखते हो ज़ोरियन, लेकिन मैं उसे संतुलन की शक्ति के रूप में, आवश्यक के रूप में देखती हूँ। वह रुकी, उसकी निगाहें विचारमग्न हो गईं। अगर बगीचे की देखभाल न की जाए तो वह उग जाता है। खरपतवार फूलों को दबा देते हैं, बेलें पेड़ों का गला घोंट देती हैं। ज़ोरियन, छंटाई होनी चाहिए, निराई गुड़ाई, सफाई। अंधेरे का देवता वह सफाई शक्ति है। शायद ये समय है कि पैंथियन अपनी जड़ों की ओर लौट जाए, और वह उस पुनर्जन्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके साथ शेषात हॉल से बाहर चला गया। ज़ोरियन को अंधेरे के देवता के साथ आगामी बैठक के बारे में सोचने के लिए छोड़ दिया। अगले दिन माइकल और गया ने खुद को शेषात के बगीचे में वापस पाया। इस बार झरने के पास एक गोल संगमरमर की मेज रखी गई थी, जिस पर चाय की भाप से भरी एक प्याली और नाजुक चीनी मिट्टी के कप रखे हुए थे। माइकल और गया इंतजार करते हुए बैठे थे। गया, जो कभी धैर्य नहीं रखती थी, उसने अपने लिए एक कप भरा, फिर माइकल के लिए एक। उसने एक घूंट लिया, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बुरा नहीं है, उसने एक और घूंट लेते हुए कहा। तुम्हें पता है शेषत, अगर यह पूरी देवी की बुद्धि का खेल नहीं चलता है तो तुम हमेशा एक चाय की दुकान खोल सकते हो। शेषत ने बस मुस्कुराया, एक शांत रहस्यमय अभिव्यक्ति जिसने गया को उस पर कुछ फेंकने के लिए प्रेरित किया। और ज़ोरियन कहाँ है? माइकल ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। वह आएगा, शेषत ने शांति से उत्तर दिया। और जैसे कि संकेत पर प्रकाश का एक शानदार गोला, सूरज से भी अधिक चमकीला, बगीचे में दिखाई दिया। एक आकृति प्रकाश से बाहर निकली, उसका रूप ठोस हो गया, उसकी विशेषताएं ईश्वरीय थीं। यह ज़ोरियन था। वह हर इंच एक देवता की तरह दिख रहा था। लंबा, शक्तिशाली शरीर, लंबे बहते हुए सफ़ेद बाल और छाती तक पहुंचने वाली दाढ़ी। वह उन ग्रीक देवताओं की मूर्तियों जैसा लग रहा था जिन्हें माइकल ने धरती पर संग्रहालयों में देखा था। वह ज़्यूस जैसा था, लेकिन उसका रंग सांवला था। वह एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा, उसकी नज़र माइकल और गया पर घूम रही थी, उसकी आंखों में कुछ झिलमिला रहा था। बहुत समय हो गया था, 5000 साल सटीक रूप से। पिछली बार जब उसने उन्हें देखा था तो वे अलग थे, पिछले डार्क लॉर्ड और राक्षसों की पिछली देवी। आखिरकार वह टेबल के पास गया और उनके सामने बैठ गया, जबकि उसकी नज़र माइकल पर टिकी हुई थी। क्या हम शुरू करें? शेषात ने ज़ोरियन के लिए एक कप चाय डालते हुए पूछा। माइकल और ज़ोरियन ने सिर हिलाया। तो ज़ोरियन ने शुरू किया। उसकी आवाज़ एक धीमी, गूंजती हुई गड़गड़ाहट थी जो उनके आसपास की हवा को कंपन कर रही थी। मैंने सुना है कि तुमने आगरा को मार डाला, उसे शांति के तालाब में डुबो दिया। काव्यात्मक न्याय, क्या तुम नहीं कहोगे? माइकल ने ठहाका लगाया। तुम ऐसा कह सकते हो? ये तो गड़बड़ न्याय जैसा है, गया ने कहा। उसके होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। लेकिन फिर भी न्याय है। ज़ोरियन ने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। वह यहाँ अतीत को दोहराने नहीं आया था, वह यहाँ गठबंधन बनाने आया था। एक नाजुक, असहज गठबंधन, लेकिन फिर भी एक गठबंधन। बातचीत में बदलाव को महसूस करते हुए शेषत ने हस्तक्षेप किया। उसकी आवाज़ मधुर, शांत थी। शायद, उसने कहा, उसकी नज़र उन तीनों पर घूम रही थी, हमें हाथ में मौजूद मामले पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या हम ऐसा करेंगे? माइकल और गया दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। अधिकार और नियमों के प्रति अपनी घृणा के बावजूद गया इस गठबंधन की ज़रूरत को समझती थी। उसे पैंथियन के पवित्र लोगों के साथ सौदा करने का विचार पसंद नहीं था, लेकिन उनका अस्तित्व, उनकी स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता इस पर निर्भर थी। माइकल ने उसे धैर्यपूर्वक, तार्किक रूप से समझाया था। वे मजबूत नहीं हो सकते थे, शक्ति एकत्र नहीं कर सकते थे, अगर वे लगातार अपने कंधों पर नज़र रखते, राफेल और पैंथियन के प्रवर्तकों को चकमा देते। ये गठबंधन, ये युद्धविराम उन्हें सांस लेने की जगह देगा। और इसके अलावा ऐसा नहीं था कि वे पैंथियन के साथ सबसे अच्छे दोस्त बनने जा रहे थे।
यह एक रणनीतिक गठबंधन था, एक अस्थायी युद्धविराम, खेल के मैदान को समतल करने का एक तरीका था। और शायद, बस शायद, वे इस व्यवस्था का उपयोग संसाधनों, जानकारी और अन्य चीज़ों जैसे कुछ अच्छे सामानों को अपने हाथों में लेने के लिए कर सकते थे जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। तो ज़ोरियन ने शुरू किया, उसकी नज़र माइकल पर टिकी हुई थी। तुम इस बैठक के लिए क्यों सहमत हुए? मुझे लगता है कि तुम दोनों को किसी को जवाब देना खास पसंद नहीं है। माइकल ने धीरे से, जानबूझकर सिर हिलाया। ये सच है, उसने कहा, उसकी आवाज़ धीमी गड़गड़ाहट वाली थी। हमें अपनी आज़ादी पसंद है, लेकिन हताश समय, ज़ोरियन। हताश उपाय। हमें अपनी आज़ादी पसंद है, लेकिन अगर हम लगातार अपने कंधों पर नज़र रखें तो यह आज़ादी नहीं है। राफेल और उसके कुत्तों के लिए। जब उसने राफेल का नाम सुना तो ज़ोरियन मुस्कुराया। आखिरकार, यह उसका आदेश था जिसने राफेल को अंधेरे के देवता के पीछे भेजा था। उसे स्वीकार करना पड़ा, उसने माइकल को कम आंका था। उसे उम्मीद थी कि यह कब्जा तेजी से और निर्णायक तरीके से होगा। लेकिन वह अंधेरे के देवता की नाराज़गी को भी समझता था। राफेल दृढ़ निश्चयी और खूनी शिकारी था। एक बार जब उसे आपकी गंध मिल जाती तो वह तब तक आराम नहीं करता जब तक कि वह अपने लक्ष्य को पकड़ न ले। तो ज़ोरियन ने आगे झुकते हुए कहा, क्या आप उम्मीद करते हैं कि आपकी मदद के बदले में पैंथियन कुत्तों को वापस बुला लेगा? माइकल मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक शिकारी चमक थी। आपने यह नहीं बताया कि आपको किस चीज़ में मदद की ज़रूरत है, ज़ोरियन, उसने इशारा किया। हम दोनों जानते हैं कि आपको एंडोहर की समस्या है, लेकिन वह कितनी बड़ी समस्या है? सच में। लेकिन इससे पहले कि ज़ोरियन जवाब दे पाता, सेशात ने बीच में बोल दिया। एंडोहर आपका आम दुश्मन है। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आसानी से निपटा जा सके। ओह, मैं सहमत हूँ, माइकल ने कहा, उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। वह एक फिसलन भरा कमीना है, एक खराब पैसे की तरह। हमेशा तब सामने आता है जब आप कम से कम उम्मीद करते हैं। और हमेशा जीवित रहना। वह एक कमबख्त तिलचिट्टे की तरह है, गया ने उपहास में सूंघते हुए कहा। गया की रंगीन भाषा से बेपरवाह सेशात मुस्कुराया। तो फिर तुम समझ गए, तुम्हें एक दूसरे की ज़रूरत है। एंडोहर के प्रति इस दुश्मनी का इस्तेमाल एक आम आधार के रूप में करो। उसके शब्दों में तर्क और समझदारी देखकर माइकल ने सिर हिलाया और ज़ोरियन की ओर मुड़ा। चलो अपने मतभेदों को एक तरफ रख देते हैं, ज़ोरियन। अभी के लिए एंडोहर पर ध्यान केंद्रित करो। वह उतना ही मजबूत है जितने उसके सहयोगी। हम उसे हरा नहीं सकते, अभी नहीं। आखिरकार, वह समय और स्थान का कमबख्त भगवान है, लेकिन हम उसे कमज़ोर कर सकते हैं। मैं उसके सहयोगियों को ख़त्म करने में तुम्हारी मदद करता हूँ और बदले में तुम अपने कुत्तों को बुला लेना। और जब हमें ज़रूरत हो तब हमारी मदद करना। एक साझेदारी। साम्राज्य में अपने रोमांच को जारी रखें। और आपके मन में क्या बातें हैं? ज़ोरियन ने पूछा, उसका माथा सिकुड़ गया। ओह, तुम्हें पता है, गया ने हाथ हिलाते हुए कहा। छोटी छोटी बातें, इधर उधर, कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हारे धर्मी गधे को चोट पहुंचाए। बहुत ज़्यादा। उन दोनों के बारे में अपनी शंकाओं के बावजूद ज़ोरियन ने शेशत के निर्णय पर भरोसा किया। और इसके अलावा वह हताश था। वह जहाँ से भी मदद मिल सकती थी ले लेता, भले ही वह अंधेरे के देवता से ही क्यों न हो। वह एक ऐसे दुश्मन को पसंद करेगा जिसे वह आते हुए देख सके। और जितना वह माइकल और गया पर अविश्वास करता था, वे दुश्मन थे। दूसरी ओर एंडोहर एक गद्दार था, एक सांप जिसने उन सभी को धोखा दिया था। और आप किस तरह की मदद देने को तैयार हैं? ज़ोरियन ने पूछा, उसकी नज़र अंधेरे के देवता पर टिकी हुई थी। माइकल ने ठहाका लगाया, एक धीमी, गड़गड़ाहट वाली आवाज़ जिसने ज़ोरियन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। जिस तरह की मदद की तुम्हें ज़रूरत है, ज़ोरियन, उसने कहा, उसकी आवाज़ एक नर्म खर्राटों वाली थी। जिस तरह की मदद से पैंथियन साफ हो जाएगा। मैं कचरे से छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ऐसे देवता जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे देवता जो नश्वर लोगों को चोट पहुँचाते हैं। वह आगे झुका, उसकी नज़र तीव्र थी। हम दोनों जानते हैं कि रेनार और आगरा बिल्कुल आदर्श देवता नहीं थे, है न? एक तानाशाह था, दूसरा एक पागल मनोरोगी। मैंने तुम्हारा एक उपकार किया, ज़ोरियन। पैंथियन लोगों का विश्वास खो रहा है। तुम्हें भ्रष्टाचार को खत्म करने की ज़रूरत है। घर को साफ करो, और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर से अपनी उपाधियों के योग्य बनो। ज़ोरियन को खुद को अंधेरे के देवता के साथ गठबंधन करने का विचार जितना नापसंद था, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि माइकल की बात सही थी। रेनार, निम्बोसिया पर अपने अत्याचारी शासन के साथ, आगरा, अपनी अराजकता के साथ, वे दैत्य थे। उन्होंने पैंथियन को एक बुरा नाम दिया था। और दूसरे भी थे, देवता जो आत्मसंतुष्ट, भ्रष्ट हो गए थे और भूल गए थे कि देवता होने का क्या मतलब है। और शायद अंधेरे के देवता द्वारा झुंड को खत्म करना इतना बुरा विचार नहीं था। वह अंधेरे के देवता की प्रतिभा का उपयोग पैंथियन को साफ करने के लिए कर सकता था। और फिर वह श्रेय का दावा कर सकता था।
खुद को देवताओं के दायरे के उद्धारकर्ता के रूप में चित्रित कर सकता था, जिसने व्यवस्था बहाल की थी। नश्वर इसे पसंद करेंगे। वह कथा में हेरफेर कर सकता था, अंधेरे के देवता को एक नायक और पैंथियन के एक गुप्त सदस्य में बदल सकता था जो छाया से काम कर रहा था। उसकी पूजा ऊर्जा का भंडार आसमान छू जाएगा। और इसमें तुम्हारा क्या हित है? ज़ोरियन ने पूछा, उसकी आवाज़ में संदेह था। हमारी मदद क्यों? चलो बस इतना ही कहो कि मेरे अपने कारण हैं, माइकल ने कंधे उचकाते हुए कहा। और मेरे अपने कुछ दुश्मन भी हैं। दुश्मन जो मेरे मामलों में दखल देने की आदत बना चुके हैं। दुश्मन जो एंडोहर के साथ गठबंधन में हैं। एक लंबे मौन के बाद ज़ोरियन ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ धीरे से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, उसने अपनी आवाज़ को दृढ़ करते हुए कहा। हमारे बीच एक सौदा है, लेकिन मुझे परिणाम की उम्मीद है। मुझे वफादारी की उम्मीद है। और मुझे उम्मीद है कि तुम एंडोहर के सहयोगियों से निपटोगे, किसी न किसी तरह। माइकल ने बस सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक ज्ञान भरी चमक थी। उसे अपनी प्रेरणाएं समझाने की ज़रूरत नहीं थी। देवताओं को मारना उसके लिए फ़ायदेमंद था, क्योंकि प्रत्येक देवता हत्या अभियान के साथ अनुभव अंक, बदमाश अंक और उसके रास्ते में खड़ी बाधाओं की संख्या में कमी जैसे भारी इनाम मिलते थे। हमारे काम के पहले क्रम के लिए, ज़ोरियन ने कहा। उसकी निगाहें सख्त हो गईं। लक्सर में एक डेटा सेंटर है, सेराफेन का है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे नष्ट कर दो। इसे अपनी प्रतिबद्धता की परीक्षा मानो। माइकल मुस्कुराया। सेराफेन को कमज़ोर करने, उसके सूचना नेटवर्क को बाधित करने और पिन के विश्लेषण के लिए कुछ मूल्यवान जानकारी हासिल करने का यह एक बेहतरीन मौका था। ये जीत जीत वाली स्थिति थी। इसे पूरा हुआ मान लो, उसने धीमी आवाज़ में कहा। जब काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुमसे संपर्क करूंगा, ज़ोरियन ने कहा। उसकी निगाहें एक पल के लिए माइकल पर टिकी रहीं। फिर सुनहरी रोशनी की चमक के साथ वह चला गया। ज़ोरियन के गायब होने के बाद माइकल खड़ा हो गया, अपने अंगों को फैलाते हुए। उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। अच्छा, यह उम्मीद से बेहतर रहा, उसने गया की ओर मुड़ते हुए कहा। अपना उन्नत कवच लेने के लिए तैयार हो। और फिर हमें एक धनुष वापस लेना है। और एक निश्चित राजकुमारी ऑफ मर्डर से निपटना है। माइकल और गया ब्लैकस्मिथ गिल्ड में वापस आ गए। सेजस्पायर की चहल पहल भरी सड़कें वर्दांत अभयारण्य की वीरान खामोशी से एकदम अलग थीं। वे रूरिक के कार्यालय में दाखिल हुए। बौने को दो कवच स्टैंड के सामने गर्व से खड़ा पाया। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। एक हथौड़ा लापरवाही से उसके कंधे पर रखा हुआ था। कवच शानदार थे। एक बार आगरा के साथ अपनी लड़ाई में खरोंच और खरोंच लगने के बाद माइकल का डार्क आर्मर अब बेदाग और एकदम नया लग रहा था। आगरा के हमलों से खरोंच, दरारें और झुलसने के निशान गायब हो गए थे। रूरिक ने पिघले हुए ड्रैगन स्केल, एक दुर्लभ और अविश्वसनीय रूप से महंगी सामग्री और कुछ अन्य धातु के मिश्रण का उपयोग किया था। इसे एक पेस्ट में गढ़ा था और इसका उपयोग कवच को ठीक करने के लिए किया था, जिससे ये पहले से भी अधिक मजबूत और लचीला हो गया था। फौज की रोशनी में काली धातु चमक रही थी। इसकी सतह पर उकेरे गए लाल रंग के रन एक फीकी, आंतरिक रोशनी के साथ स्पंदित हो रहे थे। ये खतरनाक, डराने वाला और भगवान के लिए उपयुक्त लग रहा था। दूसरी ओर गया का कवच एक अलग कहानी थी। इसे पूरी तरह से फिर से गढ़ा गया था। रूरिक ने इसे टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग घटकों को बहुत ही विशिष्ट निर्देशों के साथ रनमास्टर्स गिल्ड को भेज दिया था। इसे गुप्त रूप से पूरा करने के लिए उसे कुछ एहसान करने पड़े, कुछ कर्ज लेने पड़े। उसने जो रून मांगे थे वे दुर्लभ और शक्तिशाली होने के साथ साथ खतरनाक भी थे। केवल सबसे कुशल रनमास्टर, 6 सितारा अभिजात वर्ग ही उन्हें संभाल सकता था। कवच की चांदी की धातु में उकेरे गए रून अब एक फीकी, अलौकिक रोशनी के साथ चमक रहे थे। वे आकाशीय ऊर्जा को अधिक कुशलता से अवशोषित करेंगे, जिससे गया बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी शक्ति को चैनल कर सकेगी। वे उसे देवत्व के साथ आने वाले विकिरण से भी बचाएंगे। और रूरिक ने कवच की चुपके क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता ली थी। स्वागत है, रूरिक ने कवच की ओर इशारा करते हुए कहा। देखो, बताओ तुम्हें क्या लगता है? गया अपने कवच के पास पहुंची। उसका हाथ चिकनी, ठंडी सतह पर मडरा रहा था। उसकी आंखें प्रशंसा से चौड़ी हो गई थीं। तो छोटू, उसने चिढ़ाते हुए कहा, तुमने मेरे सूट पर किस तरह का जादू किया? रूरिक ने गर्व से अपनी छाती फुलाते हुए मुस्कुराया। जादू, उसने उपहास किया। ये जादू नहीं है लड़की, ये शिल्प कौशल है। ये बौनों की सरलता है। मुझे इसे पूरा करने के लिए कुछ तार खींचने पड़े और कुछ एहसान मांगने पड़े। रनमास्टर्स गिल्ड के वे नुकीले कान वाले कमीने, उनसे निपटना बहुत मुश्किल है। उन्हें लगता है कि वे सबसे अच्छे हैं, आप जानते हैं। उनके शानदार औजारों और उनके नाजुक छोटे रूनों के साथ वे मुझे दिन का समय भी नहीं देते थे, पहले तो बिल्कुल नहीं। मुझे उन्हें मनाना पड़ा। उन्हें याद दिलाओ कि उनके कीमती छोटे हथौड़ों को किसने गढ़ा है। वह रुका और पास में रखे शराब के मग से एक घूंट लिया। लेकिन मैंने इसे पूरा कर लिया। आपका कवच, देवी, बेहतर, मजबूत और अधिक लचीला है। और वे रून, वे आपको इस क्षेत्र द्वारा आप पर फेंके जाने वाले किसी भी चीज़ से बचाएंगे।
और फिर भी यह गायब हो जाएगा। जैसे पफ। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है। ठीक है, ठीक है, अब सस्पेंस बहुत हो गया छोटू, गया ने आंखें घुमाते हुए कहा। मुख्य मुद्दे पर आओ, खास बात क्या है? रुरिक मुस्कुराया, उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। ये कवच, मेरी महिला, उसने नाटकीय लहजे में कहा, यह अब आपको गायब नहीं करता। यह आपको अमूर्त बनाता है। एक भूत की तरह। तीर, तलवार, मंत्र, वे सीधे आपके आर पार हो जाएंगे। कुछ सेकंड के लिए ध्यान रहे। लेकिन लड़ाई में कुछ सेकंड ही सब कुछ हो सकते हैं। जब उसने उसकी बात सुनी तो गया की भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। अमूर्तता, हमलों से बचने की क्षमता, ये खेल बदलने वाला था। वह और माइकल दोनों ही ऐसी क्षमता का मूल्य जानते थे। वे दोनों इतनी लड़ाइयों में भाग ले चुके थे कि जानते थे कि कुछ सेकंड जीत और हार के बीच का अंतर हो सकते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर। इससे वह घातक प्रहार से बच सकती थी, खुद को फिर से स्थापित कर सकती थी और अप्रत्याशित कोण से वार कर सकती थी। और इसके अनुप्रयोग, वे अंतहीन थे। देवी होने के बावजूद वह जानती थी कि वह अजेय नहीं थी, क्योंकि माइकल ने उन्हें दिखाया था कि देवताओं को मारा जा सकता है। और अगर वह ऐसा कर सकता था तो और कौन था जो साजिश रच रहा था, षड्यंत्र रच रहा था, भगवान को खत्म करने का तरीका खोज रहा था। उसे हर संभव लाभ की जरूरत थी। उसकी आंखों में दिलचस्पी देखकर रुरिक ने अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, और बस इतना ही नहीं मेरी महिला, मैंने एक विशेष घटक प्राप्त किया। बिजली की ईल का खून, वेरान सागर से। वे बहुत बुरे लोग थे। मैंने उनके सार को कवच में मिला दिया। अब जब आप अदृश्यता को निष्क्रिय करते हैं तो आप एक शॉकवेव, बिजली का एक विस्फोट जारी करेंगे। यह आपके कुछ फीट के भीतर किसी को भी अचेत कर देगा। वह रुका, उसकी निगाहें उस पर घूम रही थीं। इससे देवताओं को कोई खास लाभ नहीं होगा बेशक, लेकिन साधकों को, एलिमेंटल अट्यूनमेंट क्षेत्र तक, वे खुद को श्रोच में झोंक देंगे। सचमुच। गया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे देवताओं के क्षेत्र में साधना क्षेत्र याद आ गए। दीक्षा, क्यूई जागृति, आध्यात्मिक भ्रूण, मौलिक सामंजस्य, आकाशीय प्रतिध्वनि, आत्मा प्रज्वलन, ईथर सम्लन, शून्य पारगमन और अंत में दिव्य आरोहण। यह एक महत्वपूर्ण उन्नयन है मेरी महिला, रुरिक ने गर्व से अपनी छाती फुलाते हुए कहा। अदृश्यता, ये तब तक रहेगी जब तक आप चुप रहेंगे और भट्टी में नहीं भागेंगे। या भगवान के स्तर की आग का गोला, तीव्र गर्मी या शक्तिशाली मंत्र ऊर्जा प्रवाह को बाधित करेंगे। कवच को झिलमिलाएं और इसे फिर से गायब होने से पहले रिचार्ज होने में 5 मिनट लगेंगे। वह रुका, उसकी नज़र उसकी नज़र से मिली। लेकिन सही हाथों में ये कवच एक गेम चेंजर है। चलो इसका परीक्षण करते हैं, माइकल ने कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। गया ने सिर हिलाया, कवच की सतह पर थपथपाया। स्पर्श करने पर ठंडी धातु एक हल्की ऊर्जा के साथ गुनगुनाती हुई लग रही थी। फिर कवच खुल गया, छाती के टुकड़े का एक हिस्सा पीछे खिसक गया और अंदर एक जगह दिखाई दी। गया ने उसमें कदम रखा और कवच उसके चारों ओर बंद हो गया। टुकड़े एक दूसरे के साथ सहजता से फिट हो गए, जैसे कि वे खुद को उसके शरीर के अनुरूप ढाल रहे हों। यही तो है, उसने अपनी गर्दन हिलाई, उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान खेल रही थी। कलाई के एक झटके के साथ वह गायब हो गई। माइकल अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों के साथ भी उसे मुश्किल से देख पा रहा था। उसने अपनी एक्स-रे दृष्टि को सक्रिय किया और तब भी उसका थमल हस्ताक्षर अस्पष्ट था। कमरे की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक धुंधली रूपरेखा। बुरा नहीं छोटू, गया की आवाज़ गूंजी, कहीं से आती हुई लग रही थी। बिल्कुल भी बुरा नहीं, गर्मी बढ़ाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। गया की बात सुनने के बाद माइकल को पता चल गया कि वह कवच की सीमाओं का परीक्षण करना चाहती थी। सच कहूं तो वह खुद भी देखने के लिए उत्सुक था। इस प्रकार माइकल ने अपने हाथ में काली आग की एक गेंद बनाई। जैसे ही लपटें उसकी उंगलियों को चाट रही थीं और गर्मी बाहर की ओर फैल रही थी, रुरिक सहज रूप से एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। लॉ की ओर कदम बढ़ाते हुए गया फिर से प्रकट हुई। उसका रूप चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि गर्मी ने कवच के ऊर्जा क्षेत्र को बाधित कर दिया था। ठीक है, ये अपेक्षित है, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। एक कमबख्त आदिम लॉ के लिए अदृश्य नहीं हो सकता। वह हंसी, उसकी नज़र रुरिक की ओर मुड़ गई। तुम्हारे पास और क्या है शॉर्ट स्टैक? मैं सब कुछ आजमाना चाहती हूँ। वह रुकी, उसकी नज़र एक पल के लिए बौने पर टिकी रही। लेकिन शायद यहाँ नहीं, मैं गलती से तुम्हें भूलना नहीं चाहता। अधिक कहानियाँ एम्पायर पर देखें। अपने कद और जिस तरह से उसने उसे संबोधित किया, उसके बावजूद रुरिक ने आश्चर्यजनक रूप से गरिमा के साथ अपनी छाती फुला ली। और भी है मेरी महिला, उसने कर्कश लेकिन सम्मानजनक आवाज में कहा। तुम्हारी कलाई पर एक नज़र डालो। गया, उसकी जिज्ञासा जागृत हुई। उसने अपनी बांह की जांच की।
उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यह वहाँ था। कवच में निर्मित एक छोटा, लगभग अदृश्य तंत्र, जिसमें छोटे गियर और रील की एक श्रृंखला थी। उसने अपना हाथ उठाया, अपनी कलाई को झटका। उसी क्षण एक पतली, चांदी की रेखा, जो नग्न आंखों के लिए लगभग अदृश्य थी, डिवाइस से बाहर निकली, जो पास की दीवार पर लटकी हुई थी। माइकल ने इसकी ताकत का परीक्षण करते हुए लाइन को खींचा। यह मजबूत और अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। वह इसके भीतर की शक्ति, क्षमता को महसूस कर सकता था। यह आसानी से किसी आदमी का सिर काट सकता है। यह मकड़ी का रेशम है, मेरी महिला, रुरिक ने गर्व के साथ समझाया कि केवल एक मास्टर कारीगर ही समझ सकता है। एक प्राचीन मकड़ी से, किसी भी धातु से अधिक मजबूत। आपका वजन संभाल सकता है, और आप चाहें तो किसी का गला घोंट सकते हैं। मुझे ये पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है, गया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें खतरनाक रोशनी से चमक रही थीं। फिर उसने माइकल की ओर देखा। तुम्हारी बारी, बड़े आदमी, उसने उसके कवच की ओर इशारा करते हुए कहा। चलो देखते हैं कि रुरिक ने तुम्हारे लिए क्या आश्चर्य स्थापित किया है। रुरिक, मुस्कराते हुए, माइकल के कवच स्टैंड के पास गया। ठीक है, जॉन, पंख थोड़े क्षतिग्रस्त थे, इसलिए मैंने उसे ठीक करने की स्वतंत्रता ली। और मैंने कवच को मजबूत किया। ड्रैगन स्केल के साथ, अब थोड़ा बेहतर होना चाहिए। देवताओं और राक्षसों और चीजों के खिलाफ। रुरिक ने अपने काम पर स्पष्ट रूप से गर्व करते हुए समाप्त किया। माइकल ने प्रभावित होकर सिर हिलाया। उसने खोपड़ी के पदक के केंद्र को थपथपाया। कवच पीछे हट गया, टुकड़े खुद पर मुड़ गए, रून बंद हो गए क्योंकि यह अपनी निष्क्रिय अवस्था में वापस सिकुड़ गया। फिर उसने कवच स्टैंड से चेन को खोल दिया और इसे अपनी गर्दन के चारों ओर बांध लिया। पदक उसकी छाती के खिलाफ आराम कर रहा था। फिर खोपड़ी पर एक और थपकी के साथ कवच उछलकर उसके शरीर को ढकने लगा। उसने कंधे उचकाए, वजन और बढ़े हुए कवच की अनुभूति का परीक्षण किया। धातु के पंख, मरम्मत किए गए, मजबूत किए गए, बाहर की ओर बढ़े, और कुछ कुर्सियों को चीरते हुए निकल गए, जो दुर्भाग्य से रास्ते में थीं। संपार्श्विक क्षति के बावजूद, रुरिक ने केवल मुस्कुराया, उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। हल्का महसूस होता है, माइकल ने टिप्पणी की, अपनी बाहों को मोड़ते हुए, कवच की गति का परीक्षण करते हुए। अधिक प्रतिक्रियाशील। ड्रैगन के तराजू ऐसा करेंगे, रुरिक ने सिर हिलाते हुए कहा। हल्का, लेकिन मजबूत, नश्वर क्षेत्र में किसी भी चीज से अधिक मजबूत। हम आपके आभारी हैं, रुरिक, माइकल ने कहा। बौने के साथ कुछ और शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद वे लोहार गिल्ड से निकल गए और सेजस्पायर की एक सुनसान गली में चले गए। फिर माइकल ने पोर्टेबल पोर्टल के माध्यम से सेशत द्वारा दिए गए यात्रा रून को सक्रिय किया। जल्द ही उनके सामने एक झिलमिलाता हुआ द्वार खुल गया। वे सेजस्पायर के जाने पहचाने नज़ारे और आवाज़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े और लानिया पहुंचे। उनके सामने एक विशाल, बंजर रेगिस्तान फैला हुआ था, जिसकी रेत बीमार, पीले रंग की थी। इसकी हवा शुष्क, दमनकारी गर्मी से भरी हुई थी। ऊपर का आसमान एक धधकती हुई नरक की तरह था, जिस पर 2 सूर्य हावी थे। उनकी रोशनी कठोर और निर्मम थी। दूर, रेगिस्तान के तल से एक लंबा, भव्य शिवालय उभरा, जिसका आकार गर्मी के धुंध में झिलमिला रहा था। यह नित्रोएल का मंदिर था, और जहां अग्नि राजा था। अच्छा, यह आकर्षक नहीं है, गया ने अपने हाथों से अपनी आंखों को छिपाते हुए कहा। क्या गंदगी है। चलो वह धनुष लेते हैं, माइकल ने ठहाका लगाया। लेकिन जब वे उजाड़ परिदृश्य में अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे, तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मंदिर में नित्रोएल द्वारा बिछाए गए जाल ही एकमात्र चीज नहीं थी जो उनका इंतजार कर रही थी। माइकल और गया तपती रेत पर चल रहे थे, उन पर सूरज की 2 किरणें बरस रही थीं। शिवालय, जो उनका गंतव्य था, दूर से चमक रहा था। उसकी लंबी छाया ही उस भीषण गर्मी से राहत दे रही थी। वहां कोई सांप, बिच्छू या किसी भी तरह का जीव नहीं था। बस रेत, चट्टान और एक मृत दुनिया की दमनकारी खामोशी थी। ये जगह बहुत खराब लग रही है, गया ने अपने माथे से पसीने की बूंद पोंछते हुए कहा। किसी भगवान के छोड़े हुए सैंडबॉक्स की तरह। देवताओं के रूप में भी उन्हें कुछ महसूस हुआ। शायद गर्मी, या शायद ये सिर्फ खालीपन था, किसी भी चीज का पूरी तरह से अभाव। हम उड़ क्यों नहीं रहे हैं। रेत में एक और घंटा गुजारने के बाद गया ने पूछा। ऊर्जा बचा रहे हैं, माइकल ने उत्तर दिया, उसकी नज़र क्षितिज पर टिकी हुई थी। और हम अवांछित ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते। अगर उस मंदिर में कोई व्यक्ति या कोई चीज़ है तो हम अपने आगमन की घोषणा नहीं करना चाहते। मैं चलते चलते थक गया हूँ, गया ने एक ढीली चट्टान पर लात मारते हुए बड़बड़ाया। मुझे वह दे दो। उसने माइकल के हाथ से पानी की बोतल छीनी, ढक्कन खोला और एक लंबा, गहरा घूंट लिया। माइकल ने अपनी एक्स-रे दृष्टि को सक्रिय किया, मंदिर की दीवारों को भेदने की कोशिश की, ताकि यह समझ सके कि अंदर उनका क्या इंतजार है। लेकिन संरचना अपारदर्शी बनी रही। उसकी दृष्टि उस सामग्री या जादू को भेदने में असमर्थ थी जो इसे सुरक्षित रखती थी। लानत है, उसने बुदबुदाया। ये दिलचस्प होने वाला है।
जब वे आखिरकार शिवालय के तल पर पहुंचे तो वे दोनों प्रभावित हुए और थोड़े डरे हुए भी। ये बहुत बड़ा था, पृथ्वी पर सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत से कई गुना ऊंचा। चिक ने सफ़ेद पत्थर से बनी इसकी दीवारें आसमान की ओर उठती हुई झिलमिलाती गर्मी की धुंध में गायब हो गईं। इसके सामने खड़े होकर माइकल और गया खुद को महत्वहीन महसूस कर रहे थे। पहाड़ की तलहटी में चींटियों की तरह पगोडा की छाया उजाड़ परिदृश्य में फैली हुई थी जो उन्हें अपने में समाहित कर रही थी। प्रवेश द्वार 2 ऊंचे दरवाजे थे जिनमें से प्रत्येक आसानी से 50 फीट ऊंचा था, जिसे किसी तरह की गहरे रंग की लकड़ी से बनाया गया था। उनकी सतह पर जटिल नक्काशी की गई थी। एक दरवाजे पर जानवरों का एक झुंड, उनके रूप तरल, सुंदर और शक्तिशाली थे, जो छलांग लगाते और गुर्राते हुए लग रहे थे। दूसरी तरफ तीरंदाजों की आकृतियां, उनके धनुष खींचे हुए, उनके तीर निशाने पर, उनके चेहरे दृढ़ दृढ़ थे। शिकारी और शिकार। मंदिर में सन्नाटा था, एकदम खौफनाक। कोई पक्षी नहीं गा रहा था, कोई कीट भिनभिना नहीं रहा था, यहाँ तक कि हवा भी अपनी सांस रोके हुए थी। ये जगह मुझे बहुत डराती है, गया ने बड़बड़ाया। माइकल ने सिर हिलाया, उसकी नज़र दरवाज़ों पर टिकी थी। हाँ, चलो देखते हैं कि अंदर क्या है। फिर उसने हाथ बढ़ाया, एक दरवाजे की ठंडी चिकनी सतह पर हाथ रखा। उसने धक्का दिया लेकिन दरवाज़ा नहीं हिला। उसने जोर से धक्का दिया, अपने दांत पीसते हुए अपनी पूरी ईश्वरीय शक्ति लगा दी। दरवाज़ा चरमराया और कराह उठा, लेकिन नहीं खुला। अरे, गया ने शाप दिया। आखिर इंसान इस चीज़ को कैसे खोल सकता है? शायद कोई तंत्र है, माइकल ने कहा। उसकी आवाज़ में तनाव था क्योंकि वह लगातार धक्का दे रहा था। हम बस इसे जोर से दबा रहे हैं। उस पल उसके कान में एक जानी पहचानी कंपन गूंजी। क्लिक। भूत, तुम वहाँ हो। पिंक की आवाज़, जिसमें तत्परता का संकेत था, उसके दिमाग में गूंज रही थी। मैं यहाँ हूँ, पिंक, माइकल ने उत्तर दिया। अभी भी दरवाज़ा खटखटा रहा था। क्या हो रहा है? मैं कुछ खोज कर रही थी, उसने कहा। उसकी आवाज़ में जानकारी का तेज तर्रार विस्फोट था। सेराफिन के डेटा क्रिस्टल के माध्यम से। वह मंदिर बुरी खबर है, भूत। लोगों के अंदर जाने के पुराने रिकॉर्ड हैं। धनुष की तलाश है, उनमें से कोई भी कभी बाहर नहीं आया। गया ने अपनी आंखें घुमाईं। अच्छा, ये बहुत ही अशुभ है। ऐसा नहीं है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह कभी आसान होता है। क्या तुम्हारे पास कुछ उपयोगी है, पिंक? माइकल ने पूछा। जब दरवाज़ा आखिरकार हिलना शुरू हुआ तो उसने प्रयास करते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, बेशक मेरे पास है, बेवकूफ़, पिंक ने जवाब दिया। उस चीज़ में 64 मंजिलें हैं। हर एक का अपना परीक्षण होना चाहिए। अगर आप ऊपर की ओर जाते हुए बस वहाँ से गुजर रहे हैं तो वे परीक्षण सक्रिय नहीं होते। जाहिर है, शिकारी वहाँ परेड करते थे ऊपर तक, नित्रोएल को अपना सम्मान देने के लिए। लेकिन तुम लोग, तुम वहाँ धनुष के लिए हो। इसका मतलब है कि तुम्हें इसे अर्जित करना होगा। जब तक तुम नहीं चाहते, तुम जानते हो, बस वहाँ जाओ और प्रार्थना करो। इन परीक्षणों के बारे में कोई विवरण? माइकल ने पूछा। उसकी मांसपेशियां तनाव में थीं क्योंकि दरवाज़ा आखिरकार खुला, अंदर का अंधेरा दिखाई दिया। इस पर काम कर रहे हैं, पिंक ने कहा। लेकिन ये खंडित है, अधूरा है, जैसे किसी ने कभी भी पूरी चीज़ को दस्तावेजित करने की जहमत नहीं उठाई। शायद इसलिए क्योंकि तुम जानते हो कि वे सभी मर गए। मैं खोज जारी रखूंगा, तुम्हें वापस कॉल करूंगा। कनेक्शन टूट गया। ठीक है, यह मददगार था, गया ने दरवाजे के पीछे अंधेरे में झांकते हुए शुष्क स्वर में कहा। 64 मंजिलें अज्ञात बकवास की। मज़ेदार लग रहा है। आखिरकार एक जोरदार प्रयास के साथ माइकल ने विशाल दरवाज़ा खोला, जिससे मंदिर का अंदरूनी हिस्सा दिखाई दिया। आगे का हॉल विशाल था और खाली। पॉलिश किए हुए पन्ना पत्थर से बना फर्श उनके सामने फैला हुआ था। इसकी सतह खुले दरवाजे से छनकर आने वाली मंद रोशनी में चमक रही थी। दीवारों पर जटिल नक्काशी थी, जिसमें शिकारियों और उनके शिकार के दृश्य दर्शाए गए थे। उनके विवरण लगभग जुनूनी सटीकता के साथ प्रस्तुत किए गए थे। और हॉल के दूर छोर पर कम से कम 30 फीट ऊंची एक मूर्ति जगह पर छाई हुई थी। ये नित्रोइल की मूर्ति थी जो लाल धनुष पकड़े हुए थी। अग्नि राजा का चित्रण। माइकल और गया अंदर चले गए, उनके कदमों की आवाज़ गुफानुमा जगह में गूंज रही थी। दरवाज़ा मानो अपनी इच्छा से उनके पीछे बंद हो गया। आवाज़ एक भारी धमाका थी जो पूरे हॉल में गूंज उठी। शिट, गया ने बड़बड़ाया, उसका हाथ सहज रूप से उसके भगवान की ओर बढ़ा। स्लेयर धनुष। अब हमारा आसान निकास हो गया। तुम्हें पता है कि वे क्या कहते हैं, है न? जब इस तरह की खौफनाक जगह में एक दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है तो ये कभी भी अच्छा संकेत नहीं होता। और यह कभी भी बंद नहीं होता, ये कमबख्त बंद होता है। माइकल ने ठहाका लगाया, उसकी निगाह हॉल में घूम रही थी। हम संभाल लेंगे। फिर वह सीढ़ियों की ओर चलने लगा, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। उसकी हरकतें आकस्मिक, लगभग इत्मीनान से थीं, मानो वह किसी कमबख्त पार्क में टहल रहा हो, न कि किसी अनजान खतरों से भरे मंदिर में घुस रहा हो।
दूसरी ओर अपनी कलाई के एक झटके से गया ने अपनी अदृश्यता को सक्रिय कर दिया, उसका रूप दृष्टि से ओझल हो गया। उसके कवच में नए नए उकेरे गए रून शक्ति से गूंज उठे, जिससे वह वास्तव में अदृश्य हो गई। यहाँ तक कि उसकी पीठ पर बंधा उसका भगवान हत्यारा क्रॉसबो भी गायब हो गया, जिससे उसकी उपस्थिति का कोई निशान नहीं बचा। वह माइकल के पीछे चुपचाप चली गई, एक खामोश छाया, यदि आवश्यक हो तो हमला करने के लिए तैयार। पहली मंजिल अलग थी। दीवारें गहरे लाल ऑब्सीडियन से बनी थीं, जो अपनी चिकनाई में कांच की तरह थीं, जो खिड़कियों से छनकर आने वाली फीकी रोशनी को प्रतिबिंबित करती थीं। फर्श गहरे लाल रंग का संगमरमर उनके पैरों के नीचे ठंडा था, और खाली भूतल के विपरीत यह एक आबादी वाला था। वहां मूर्तियां थीं, दर्जनों सैनिक, हमले की विभिन्न मुद्राओं में जमे हुए। वे आत्मकद थे, दीवारों की तरह ही लाल ऑब्सीडियन से बने थे, उनकी विशेषताएं विस्तृत थीं, उनके हाव भाव भयंकर थे। हर एक के हाथ में एक भाला था, जिसकी नोक बाहर की ओर थी, एक खामोश धमकी जिसने माइकल की गर्दन के पीछे के बालों को खड़ा कर दिया। वे प्राचीन चीन के उन टेराकोटा सैनिकों से अजीब तरह से मिलते जुलते थे। अपनी नई नई बनाई गई मकड़ी के रेशम की एक लट का उपयोग करके ऊंची छत से झूलते हुए गया ने बुदबुदाया, ये मूर्तियां मुझे बहुत डराती हैं। पूरा मंदिर मुझे डराता है। माइकल, जो कि बेफिक्र था, हॉल में आराम से टहलता हुआ चला गया, उसकी नज़र मूर्तियों पर घूम रही थी। हालांकि उसे कोई सीढ़ियां या ऊपरी मंजिलों पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लगता है कि मुकदमा शुरू हो चुका है, उसने गया से ज्यादा खुद से कहा। मानो जवाब में मूर्तियां हिल गईं। उनके सिर, जो उनके शरीर के समान ही लाल ऑब्सीडियन से बने थे, मुड़ गए, उनकी नज़र माइकल की हरकतों पर थी। गया ने बदलाव को महसूस करते हुए अपने ईयरपीस को चालू कर दिया। वे हिल रहे हैं, माइकल, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ मुश्किल से फुसफुसाहट जैसी थी। हाँ, मैंने देखा, माइकल ने हमेशा की तरह शांत होकर जवाब दिया। अचानक मूर्तियों ने एक साथ अपने पैर पटके, आवाज़ शांत कक्ष में गूंज उठी और गठन टूट गया। उन्होंने अपने भाले उठाए, उनकी हरकतें झटकेदार, अप्राकृतिक और आक्रामक थीं। माइकल ने अपनी गर्दन हिलाई, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। शो टाइम। लेकिन इससे पहले कि वह फ्रॉस्टबाइट मंत्र का प्रयोग कर पाता, मूर्तियों में से एक ने झपट्टा मारा, उसका भाला आश्चर्यजनक गति से उसकी ओर बढ़ गया। माइकल, जिसकी वर्षों की लड़ाई से विकसित हुई सजगता ने तुरंत प्रतिक्रिया की। उसने भाला पकड़ा, मूर्ति को आगे की ओर खींचा, संतुलन खो दिया और एक क्रूर मुक्का मारकर उसके सिर को लाखों टुकड़ों में तोड़ दिया। अन्य मूर्तियां जम गईं, उनकी हरकतें अचानक रुक गईं। अच्छा, यह आसान था, गया ने व्यंग्य से भरी आवाज में कहा। बहुत आसान। जैसे कि संकेत पर उनके नीचे का फर्श चमक उठा। ढाल के आकार में रूनों का एक नेटवर्क, एक भयानक लाल रंग की रोशनी से चमक रहा था। और टूटी हुई मूर्ति फिर से बनने लगी। टूटे हुए टुकड़े, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे गए हों, वापस एक साथ उड़ गए, मूर्ति के शरीर से फिर से जुड़ गए, जब तक कि वह फिर से पूरी तरह से खड़ी नहीं हो गई, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। शिट, गया ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। और भी मूर्तियां माइकल पर झपटी, उनके भले आगे बढ़ रहे थे, उनकी हरकतें अब और तेज हो गई थीं। और भी आक्रामक। ढाल ऊपर करो, माइकल, गया ने चिल्लाते हुए कहा, उसकी आवाज़ में तेजी थी। माइकल ने हमले की आशंका जताते हुए अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। काली ढाल, जिसके दांतेदार किनारे गोलाकार आरी की तरह घूम रहे थे, उसकी कलाई से बाहर निकली और उसकी छाती पर निशाना साधे भाले के वार को रोक दिया। वह घूमा, अपनी ढाल के किनारे को दूसरी मूर्ति पर पटक दिया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गई। हालांकि इस बार मूर्ति टूटी रही। ढाल मंदिर के पुनर्योजी जादू को नकारती हुई लग रही थी। ठीक है, ये सुविधाजनक है, माइकल ने कहा, उसके चेहरे पर एक शिकारी मुस्कान फैल गई। लेकिन जब वह बोल रहा था, तब भी गया को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। ये सिर्फ पहली मंजिल थी, अभी 63 और मंजिलें बाकी थीं। और अगर यह सिर्फ शुरुआत थी, यह एक लंबा दिन होने वाला है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी नज़र मूर्तियों पर टिकी हुई थी, उसका दिमाग दौड़ रहा था, वह उनके अगले कदम का अनुमान लगाने की कोशिश कर रही थी। बहुत लंबा दिन था। 1407 ऋण की सेना 2। माइकल ने अपनी ढाल से सभी पत्थर की मूर्तियों को नष्ट कर दिया। उसके बाद बिखरे हुए पत्थर फिर से एक साथ आ गए, जिससे ऊपर की ओर जाने वाली एक सीढ़ी बन गई। उनके ऊपर की छत खुल गई, जिससे अगली मंजिल पर जाने का रास्ता दिखाई दिया। ठीक है, ये सुविधाजनक है, माइकल ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी नज़र नई बनी सीढ़ियों पर टिकी हुई थी। वह और गया सीढ़ियों पर चढ़े, उनके कदमों की आवाज़ सन्नाटे में गूंज रही थी। दूसरी मंजिल अलग थी। यह एक विशाल गोलाकार कक्ष था, जिसकी दीवारें सफ़ेद संगमरमर से बनी थीं और इसका फर्श पॉलिश किए हुए पत्थरों की पच्चीकारी से बना था। इस बार सैनिकों की नहीं, बल्कि विद्वानों की मूर्तियां अपने हाथों में स्क्रॉल या अजीब, पहचान न की जा सकने वाली वस्तुएं पकड़े हुए कोठरियों में खड़ी थीं। ये प्राचीन था, अछूता। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे, उन्होंने उसे देखा।
काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति कक्ष के बीच में खड़ा था, उसकी पीठ उनकी ओर थी। माइकल ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उस व्यक्ति का अध्ययन किया। उसने अपनी आंखों की विनाशक शक्ति को सक्रिय किया, आकृति की शक्ति को मापने की कोशिश की, उसकी आभा को देखने की कोशिश की। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, न हरा, न पीला, न लाल, बस नीला, एक शांत स्थिर नीला जो अपरिचित था। यह आदमी कौन है? गया ने संचार के माध्यम से फुसफुसाया। वह मुझे आपकी तरह महसूस करा रहा है। हाँ, उसने बड़बड़ाया, मैं भी इसे देख सकता हूँ। और जैसे कि संकेत पर आकृति मुड़ गई। माइकल को एक झटका लगा, पहचान का एक झटका, जैसे उसने खुद के चेहरे को देखा। क्या यह एक भ्रम है? गया की आवाज़ बेचैनी के संकेत के साथ उसके कान में गूंजी। उस चीज़ की तरह जिसका हमने लक्सर में सामना किया था। माइकल को वह मुठभेड़ याद आ गई। डोपेलगैंगर, एक प्राणी जिसने उसकी हर हरकत, उसके हर हमले की नकल की थी, भयानक सटीकता के साथ। वे केवल उसकी आदिम ज्वालाओं की पूरी ताकत को उजागर करके उसे हराने में कामयाब रहे थे, एक ऐसी शक्ति जिसे डोपेलगैंगर दोहरा नहीं सकता था। लेकिन यह अलग लगा। यह कोई नासमझ नकल नहीं थी, कोई प्रतिबिंब था। यह वास्तविक लगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी निगाह आकृति पर टिकी हुई थी। यह अलग लगता है। आकृति ने ठहाका लगाया और वह आवाज़ उसकी आवाज़ थी। हेलो माइकल, आकृति ने कहा, उसके चेहरे पर एक धीमी भयावह मुस्कान फैल गई। आखिरकार आपसे मिलकर अच्छा लगा। यह कोई और नहीं बल्कि पिछले डार्क लॉर्ड के अवशेषों का उपयोग करके रिन और एंडोहर द्वारा बनाए गए कई क्लोनों में से एक था। माइकल की अपनी छवि में गढ़ा गया एक हथियार जिसे उससे लड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया था। लेकिन वे परिपूर्ण नहीं थे, अभी तक नहीं। वे अधूरे थे, लेकिन वे प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ बेहतर और मजबूत होते जा रहे थे। और यह अभी तक का सबसे करीबी था। उसके सामने खड़ी आकृति हिली, एक धुंधली गति, एक काली बिजली की चमक, और माइकल ने प्रतिक्रिया की। सावधान, गया की आवाज़ तीखी और ज़रूरी उसके दिमाग में गूंज उठी। वह कमीना तेज़ है, जितना तेज़ तुम हो। बेशक, उसे पहले ही इसका एहसास हो चुका था। क्लोन ने लाइटनिंग डैश का इस्तेमाल किया था, जो उसका सिग्नेचर मूव था, जिसे उसने अनगिनत लड़ाइयों में इस्तेमाल किया था। माइकल ने समय को धीमा करने के लिए, खुद को बढ़त देने के लिए सिलनेस का इस्तेमाल किया। लेकिन क्लोन ने भी ऐसा ही किया। दो मंत्र, अपनी शक्ति, अपने निष्पादन में समान, टकराए, एक दूसरे को रद्द कर दिया। उनके आसपास की दुनिया अपने सामान्य प्रवाह में वापस आ गई। माइकल, एक बाल की चौड़ाई से छलनी होने से पीछे की ओर झुका, उसकी रीढ़ झुकी हुई थी, उसकी नज़र क्लोन की तलवारों पर टिकी हुई थी। उसने कुछ अलग की उम्मीद की थी। ऐसा नहीं था। वे गहरे लाल रंग के थे, ताज़े बहे खून के रंग के, उनके किनारे एक अप्राकृतिक, लगभग जीवंत प्रकाश से झिलमिला रहे थे। उसने पहले भी उस धातु को देखा था, रिन के खंजरों पर। शानदार ब्लेड, तुम वहां पहुंच गए, माइकल ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए एक धीमी आवाज में कहा। लेकिन तुम जानते हो क्या? तुम असली चीज की एक सस्ती नकल हो। क्लोन ने ठहाका लगाया, आवाज माइकल की अपनी ही तरह की एक डरावनी प्रतिध्वनि थी। नहीं नहीं नहीं, मैं अपग्रेड हूं। और फिर वह चला गया। वह गायब हो गया। माइकल के पीछे एक दिल की धड़कन के बाद फिर से प्रकट हुआ, छाया की एक झिलमिलाहट, विस्थापित हवा की एक फुसफुसाहट। इसने माइकल की पीठ की ओर लाल तलवारें फेंकी, उसके दिल पर निशाना साधते हुए। माइकल के पंख, सहज रूप से प्रतिक्रिया करते हुए, खुल गए। धातु के पंखों ने झटके को विक्षेपित कर दिया। ब्लेड प्रबलित धातु से टकराए, प्रभाव के बिंदु से चिंगारी की बौछार फूट पड़ी। क्लोन, जिसका हमला विफल हो गया, फिर से गायब हो गया, कक्ष के दूसरी तरफ फिर से प्रकट हुआ, उसकी हरकतें तरल, सुंदर, माइकल की खुद की दर्पण छवि। लेकिन माइकल तेज था। उसने छाया टेलीपोर्टेशन सक्रिय किया, उसका शरीर अंधेरे में विलीन हो गया। क्लोन के पीछे फिर से प्रकट हुआ, उसकी तलवारें गति के धुंधलेपन में थी जब वह हमला कर रहा था। लेकिन क्लोन, अपनी खुद की लानत सजगता, अपनी खुद की लानत चपलता, अपनी लानत हर चीज के साथ, झटके से दूर मुड़ गया। उसकी हरकतें माइकल की खुद की एक ठंडी प्रतिध्वनि थीं। गया के दृष्टिकोण से यह एक छाया नाटक देखने जैसा था। दो आकृतियां, उनकी चाल और उनकी शक्ति में समान, दिखाई देना और गायब होना, अंधेरे और लाल रंग की रोशनी का एक धुंधलापन, हवा में उनके ब्लेड के काटने की एकमात्र ध्वनि। उन पर नजर रखना असंभव था। लेकिन उसने हस्तक्षेप नहीं किया, अभी तक नहीं। आखिरकार, वे केवल दूसरी मंजिल पर थे। ये लड़ाई केवल भूख बढ़ाने वाली थी। और इसके अलावा, क्लोन, हालांकि प्रभावशाली था, माइकल पर हावी नहीं लग रहा था। अभी तक, कम से कम नहीं। गया ने देखा कि दो आकृतियां, एक दूसरे की दर्पण छवियां, फिर से टकरा गईं। क्लोन, माइकल की गति से मेल खाती हुई, एक बार को रोक दिया। उसकी लाल तलवारें गति की धुंधली थीं। वह घूम गया, एक पैर से लात मारते हुए, माइकल के सिर पर निशाना साधते हुए। लेकिन माइकल ने झुककर जवाब दिया। उसकी अपनी तलवारें चमक उठीं, ब्लेड हवा में करते हुए। क्लोन के हाथ से बाल बाल बच गए।
वे छाया की तरह आगे बढ़े, काले और लाल रंग का एक बवंडर। उनकी हरकतें इतनी तेज, इतनी सटीक थीं कि उनके व्यक्तिगत हमलों का अनुसरण करना लगभग असंभव था। एक पल वे यहाँ थे, अगले ही पल वे वहाँ थे। एकमात्र आवाज़ उनके ब्लेड की फुफकार, अंधेरे ऊर्जा की चटक, वार के लगने पर कभी कभी दर्द की कराह। क्लोन पीछे की ओर कूदते हुए, उनके बीच कुछ दूरी बनाते हुए, अपने हाथ ऊपर उठाए। उसकी आंखें एक परिचित भयावह रोशनी से चमक रही थीं। कयामत की आंखें। काली ऊर्जा की दो किरणें, तेज और सटीक, माइकल की छाती पर निशाना साधते हुए आगे बढ़ीं। लेकिन माइकल ने हमले की आशंका जताते हुए क्लोन की हरकतों को प्रतिबिंबित किया। उसकी अपनी आंखें उसी शक्ति से चमक रही थीं। कयामत की आंखें। दोनों किरणें हवा में टकराईं, ऊर्जा की एक चकाचौंध भरी चमक जिसने गया को अपनी आंखों को ढकने पर मजबूर कर दिया। प्रभाव की ताकत, इसकी विशुद्ध शक्ति ने माइकल और क्लोन दोनों को पीछे की ओर उड़ा दिया। उनके शरीर विपरीत दीवारों से टकरा गए। प्रभाव की ताकत से पत्थर टूट गया। वे दोनों अपने पैरों पर खड़े हो गए, अपने सिर हिलाते हुए। उनकी निगाहें एक दूसरे पर टिकी रहीं। अपने पैरों पर खड़े होने के बाद क्लोन ने हंसते हुए कहा कि उसके मुंह के कोने से खून की एक धार टपक रही है। असली चीज की एक फीकी नकल के लिए, उसने कहा। उसकी आवाज़ माइकल की आवाज़ की एक विकृत प्रतिध्वनि थी। तुम अच्छा कर रहे हो। माइकल ने अपने होठों से खून के धब्बे पोंछते हुए मुस्कुराया। मुझे तुम्हें देना ही होगा, एक कमबख्त क्लोन या जो भी तुम हो। तुमने अच्छी लड़ाई लड़ी, उसने कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी। लेकिन यह मत भूलना कि मैं इसे गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ। जिस क्षण माइकल ने यह कहा, क्लोन के चेहरे पर संदेह और भय की झलक दिखाई दी। इतना हैरान मत दिख। माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इसे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह रुक गया, उसकी नज़र सख्त हो गई। तो मुझे बताओ कि तुम्हें किसने बनाया? उसने पूछा, एक खतरनाक धार लेते हुए। क्योंकि वे लाल तलवारें मुझे एक बहुत अच्छा विचार देती हैं। लेकिन मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। क्या रिन ने तुम्हें भेजा है? क्लोन की प्रतिक्रिया बता रही थी। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसकी आंखें लगभग अगोचर रूप से चौड़ी हो गईं। वह माइकल जैसा दिख सकता था, माइकल जैसा चल सकता था, यहाँ तक कि माइकल जैसा बोल भी सकता था। लेकिन वह अभी भी सिर्फ एक प्रति था, एक प्रतिकृति, और उसके पास मूल के समान ही संकेत थे। माइकल को एक डरावने निश्चय के साथ पता था कि वह लक्ष्य पर पहुंच गया है। तो रिन चाल चल रही है न? उसने कहा। उसकी आवाज़ एक नर्म खर्राटे जैसी थी। लेकिन यहाँ क्यों, जब तक कि वह भी धनुष के पीछे ना हो? हालांकि क्लोन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस माइकल को घूरता रहा। उसकी नज़र अपाठ्य थी। मैं अकेला नहीं हूँ, तुम्हें पता है, उसने कहा। उसकी आवाज़ माइकल की आवाज़ की तरह ही डरावनी थी। उसके पास और भी बहुत कुछ है। एक सेना। वह मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक शिकारी चमक थी। तुम मुझसे एक ले सकते हो, लेकिन क्या तुम 100 से लड़ सकते हो? 1000। माइकल को लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है। खुद की एक सेना, यह एक भयानक विचार था। ऊपर से सुन रही गया को भी बेचैनी महसूस हुई। माइकल की एक सेना, यह एक भयानक दुर्स्वप्न जैसा दृश्य था। उसने युद्ध में उसका सामना किया था और देखा था कि वह क्या करने में सक्षम है। एक माइकल ही काफ़ी बुरा था, लेकिन 100, 1000। रिन को मारना, उसे हमेशा के लिए खत्म करना हमेशा से ही एक कठिन काम रहा है। लेकिन ये गड़बड़ का एक नया स्तर था। चाहे आपके पास कितने भी क्लोन हो, मैं असली हूँ। माइकल ने अपनी गर्दन हिलाई क्योंकि आवाज़ पूरे कक्ष में गूंज रही थी। फिर उसने क्लोन पर अपनी नज़र टिकाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। और यह सुनने में बहुत ही घटिया लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं। कोई भी सेना, यहाँ तक कि मेरे क्लोनों से बनी सेना भी मुझे नहीं मार सकती, उसने कहा। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास झलक रहा था जो भयावह और अजीब तरह से आश्वस्त करने वाला था। क्योंकि मैं ही तय करता हूँ कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, समझे? कमबख्त देवताओं सहित। 1408 ज्योतिष पहेली। तुम ज़ाइलोथ या रिन को नहीं मार सकते, क्लोन ने ठहाका लगाया। उसकी आवाज़ माइकल की आवाज़ की तरह ही थी। वे मृत्यु के अवतार हैं। तुम उसे नहीं मार सकते जो पहले से ही मर चुका है। माइकल हंसा, एक कर्कश आवाज़ जो पूरे कक्ष में गूंज उठी। पिछली बार जब मैंने जांच की थी तो मृत्यु का देवता ठीक था। मृत्यु, ज़ाइलोथ या रिन नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज़ में मजाक उड़ाते हुए हंसी टपक रही थी। बस हो गया ये बकवास, चलो इसे खत्म करते हैं। वह गायब हो गया। कुछ देर बाद क्लोन के बगल में फिर से प्रकट हुआ, गति का एक धुंधलापन, छाया की एक झिलमिलाहट। क्लोन ने इस कदम का अनुमान लगाते हुए तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी लाल तलवारें उठीं, बचाव के लिए तैयार। लेकिन उसने गया का अनुमान नहीं लगाया था। मैं तैयार हूँ, गया की आवाज़ माइकल के ईयरपीस से गूंजी, तीखी और स्पष्ट। बस बोलो। माइकल मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक शिकारी चमक थी। अब गया। जैसे ही क्लोन ने माइकल पर ध्यान केंद्रित किया, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। घूमती हुई ढाल, उस तरह नुकीले किनारों वाली एक काली डिस्क, उसकी कलाई से बाहर निकली।
क्लोन ने नए खतरे को भांपते हुए अपनी तलवारों से ढाल को हटाने की कोशिश की, लेकिन माइकल ने ढाल के घुमाव को सक्रिय कर दिया। दांतेदार ब्लेड एक ऊंची आवाज के साथ घूमने लगे, एक ऐसी आवाज जो मांस को चीरती हुई चेनसॉ की तरह थी। माइकल तेजी से फटा, क्लोन को दीवार पर पटक दिया। उसका हाथ उसके मुंह पर दबा हुआ था, जिससे उसकी चीख दब गई। शीतदंश, उसने फुसफुसाया। जल्द ही पूर्ण शून्य की एक लहर, शुद्ध बर्फीली ऊर्जा का एक उछाल उससे फूट पड़ा, जिसने क्लोन को बर्फ की एक मोटी परत में ढक दिया। लेकिन क्लोन, जिसका शरीर किसी तरह की शक्ति से भरा हुआ था, प्रतिरोध कर रहा था। उसने ढाल को धक्का दिया, उसकी लाल तलवारें धातु से रगड़ रही थीं, उसकी आंखें एक भयंकर रोशनी से चमक रही थीं। और फिर गया का तीर लगा। शुद्ध बिजली का एक बोल्ट ऊर्जा से चमकता हुआ हवा में उछला, जिसने क्लोन को घेरने वाली बर्फ को प्रभावित किया। प्रभाव तात्कालिक था। बर्फ से प्रवर्धित बिजली क्लोन के शरीर से होकर गुजरी, प्रकाश की एक चमकदार चमक जिसने माइकल को भी अपनी आंखें ढकने पर मजबूर कर दिया। क्लोन एंड गया, उसका शरीर झुक गया, पीड़ा की एक खामोश चीख उसके जमे हुए चेहरे पर उभर आई। ये केवल कुछ सेकंड था, लेकिन माइकल को बस उन कुछ सेकंड की जरूरत थी। उसने धक्का दिया, क्लोन के चेहरे पर घूमती ढाल को जोर से मारा, दांतेदार किनारे मांस और हड्डी को चीरते हुए। क्लोन चीखा, शुद्ध पीड़ा की आवाज, जैसे खून। एक काला चिपचिपा तरल पदार्थ बाहर की ओर छिड़का, दीवारों, फर्श, माइकल के कवच पर छींटे। उसने जोर से धक्का दिया, ढाल की आवाज तेज, अधिक तीव्र होती जा रही थी, जैसे वह क्लोन की खोपड़ी के माध्यम से घिस रही थी, उसके चेहरे को खूनी गूदे में बदल रही थी। और फिर सन्नाटा। क्लोन का शरीर, उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई, लंगड़ा हो गया, लाल तलवारें फर्श पर गिर गईं। हॉल कांप उठा, दीवारें हिलने लगीं, छत टूटने लगी। उनके ऊपर छत का एक हिस्सा खुला, जिससे ऊपर की ओर जाने वाली रोशनी से बनी एक सीढ़ी दिखाई दी। सीढ़ी को अनदेखा करते हुए माइकल ने अपनी ढाल वापस खींच ली, उसकी नज़र क्लोन के अवशेषों पर टिकी हुई थी। उसने लाल रंग की तलवारें उठाईं, उनकी सतह अभी भी खून से सनी हुई थी, और अपनी कलाई के एक झटके से उन्हें बाद में उनका विश्लेषण करने के लिए अपने सिस्टम इन्वेंट्री में संग्रहित कर लिया। गया उसके बगल में उतरी, उसके जूते फर्श पर बिखरे मलबे पर चरमरा रहे थे। उसने उस गंदगी को देखा जो कभी माइकल का क्लोन था, और फिर उस खाली जगह को देखा जहां उसकी सामग्री थी। अरे यार, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी आवाज़ में घृणा और निराशा का मिश्रण था। एक स्मारिका भी नहीं, ये तो बहुत ही असभ्यता है। गया ने कहा, किसी ऐसी चीज़ के एक टुकड़े को लात मारते हुए जो कभी क्लोन का हिस्सा थी। उसने रोशनी वाली सीढ़ी की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति अपाठ्य थी। तो हम ऊपर चलते हैं, तो चलो देखते हैं कि नित्रोएल ने हमारे लिए और क्या बकवास तैयार की है। माइकल ने सिर हिलाया। वे सीढ़ियां चढ़ गए, उनके कदम अलौकिक सीढ़ियों पर खामोश थे। प्रकाश, नर्म और गर्म, उन्हें मार्गदर्शन करता हुआ प्रतीत हो रहा था, उन्हें अगली चुनौती की ओर ऊपर की ओर ले जा रहा था। तीसरी मंजिल अलग थी। मूर्तियां, ऑब्सीडियन, युद्ध गायब थे क्योंकि यह मंजिल एक पहेली थी। वे एक गोलाकार कक्ष में खड़े थे, इसकी दीवारें, फर्श और छत पॉलिश सफ़ेद संगमरमर का एक निर्बाध विस्तार था। कमरा कुछ संगमरमर की मूर्तियों और फर्श पर उकेरे गए प्रतीकों की एक श्रृंखला को छोड़कर खाली था। उनके आकार जटिल, अपरिचित, एक फीके आंतरिक प्रकाश से स्पंदित थे। उनमें से 12 थे, एक सकल में व्यवस्थित, प्रत्येक अद्वितीय, प्रत्येक एक अलग रंग से चमक रहा था। यह क्या बकवास है, गया ने बड़बड़ाया, उसकी नज़र प्रतीकों पर घूम रही थी। हॉपस्कॉच का कोई ब्रह्मांडीय खेल। माइकल नीचे झुका, प्रतीकों को और अधिक बारीकी से जांच रहा था। यह एक ताला है, मुझे लगता है, उसने कहा, उसका माथा विचारों में सिकुड़ गया। एक संयोजन, हमें उन्हें सक्रिय करने की आवश्यकता है, सही क्रम में। और हम इसे कैसे समझेंगे? गया ने झल्लाहट में अपने हाथ ऊपर उठाते हुए पूछा। कोई निर्देश पुस्तिका नहीं है, कोई संकेत नहीं, बस चमकती हुई रेखाएं। प्रतीकों को देखते हुए माइकल ने उनका विश्लेषण करना शुरू किया। वह उनसे कुछ निकलता हुआ महसूस कर सकता था, एक फीकी ऊर्जा, एक पैटर्न। वे जुड़े हुए हैं, उसने अपनी उंगली से प्रतीकों में से एक की रूपरेखा का पता लगाते हुए कहा। किसी चीज से, एक दूसरे से, इसमें एक तर्क है, एक क्रम। वह खड़ा हो गया, उसकी नज़र सकल पर घूम रही थी। हमें क्रम का पता लगाने की ज़रूरत है, गया। सही क्रम, या हम यहाँ फंस गए हैं। और आप कैसे प्रस्ताव करते हैं कि हम ऐसा करें, हे बुद्धिमान और शक्तिशाली अंधेरे के देवता? गया ने पूछा, उसकी आवाज़ व्यंग्य से भरी हुई थी। क्या आपके पास अपने फैंसी कवच में एक जादुई डिकोडर रिंग छिपी है? माइकल ने उसके प्रहार को अनदेखा करते हुए प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने एक प्रतीक, एक नीले घूमते हुए भंवर पर अपना हाथ दबाया और ऊर्जा का झटका महसूस किया। प्रतीक स्पंदित हुआ, उसका प्रकाश तीव्र हुआ, लेकिन कुछ और नहीं हुआ। गलत, उसने बुदबुदाया, अगले प्रतीक, एक लाल त्रिकोण की ओर बढ़ते हुए। उसने अपना हाथ उसके खिलाफ दबाया और फिर से उस झटके को महसूस किया। ये भी गलत है, उसने कहा, उसकी आवाज़ में निराशा थी।
लानत है, नित्रोइल, तुम बस एक नोट क्यों नहीं छोड़ सकते थे? शायद उसने ऐसा किया हो, गया ने कहा, उसकी नज़र छत पर टिकी हुई थी। शायद यह अदृश्य है, या अदृश्य स्याही से लिखा गया है, या शायद यह एक पहेली है। वह इधर उधर घूमने लगी, उसकी हरकतें बेचैन थीं, उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूम रही थीं, कुछ ढूंढ रही थीं। कुछ भी। वह सबसे बेवकूफ़ी भरी और स्पष्ट बात क्या कर सकती थी? उसने माइकल से ज़्यादा खुद से ही पूछा, अगर मैं धनुष की रक्षा करने की कोशिश कर रही देवी होती तो मैं सुराग कहाँ छिपाती? वह रुकी और उसकी नज़र एक मूर्ति पर टिक गई, जो स्क्रॉल पकड़े एक महिला की आकृति थी। शायद, उसने कहा, उसकी आवाज़ धीमी फुसफुसाहट जैसी थी। शायद यही है। वह मूर्ति की ओर बढ़ने लगी, उसकी हरकतें उद्देश्यपूर्ण थीं, उसकी नज़र मूर्ति के हाथों में पकड़े स्क्रॉल पर टिकी हुई थी। ये बहुत स्पष्ट है, गया। यह शायद एक जाल है। ठीक है, ये कुछ न होने से बेहतर है, गया ने विरोध के भाव के साथ जवाब दिया। और इसके अलावा, सबसे बुरा क्या हो सकता है? एक और मूर्ति जीवित हो जाए। हम इससे भी बदतर हालातों से निपट चुके हैं। वह मूर्ति के पास पहुंची, उसका हाथ स्क्रॉल पर मडरा रहा था। वह एक पल के लिए झिझकी, उसकी नज़र माइकल की ओर झपक रही थी, फिर उसने मूर्ति की मुट्ठी से स्क्रॉल छीन लिया। उसने इसे खोला, उसकी आंखें सतह को स्कैन कर रही थीं। ये खाली है, उसने कहा, उसकी आवाज़ में निराशा और हताशा का मिश्रण था। बेशक ये है। उसने अपने हाथ में चर्मपत्र को कुचल दिया, अपनी सांस के नीचे कोसते हुए। लेकिन जैसे ही वह मूर्ति से दूर मुड़ी, प्रतीकों के घेरे से गुजरते हुए, माइकल ने प्रकाश की एक झिलमिलाहट और एक प्रतिबिंब देखा। गॉड स्लेयर क्रॉसबो की पॉलिश सतह पर, जो गया की पीठ पर लटका हुआ था, उसने इसे देखा। फर्श पर प्रतीकों में से एक का प्रतिबिंब। लेकिन ये बिल्कुल वैसा नहीं था। यह अलग था। प्रतीक, फर्श पर नीले रंग का एक घूमता हुआ भंवर, क्रॉसबो की सतह पर एक नक्षत्र के रूप में परिलक्षित होता था। सितारों का एक समूह, एक परिचित पैटर्न में व्यवस्थित। मीन राशि, राशि चक्र। गया, रुको, माइकल ने कहा, उसकी आवाज़ में आग्रह था। प्रतिबिंब, प्रतिबिंबों को देखो। उसने क्रॉसबो की ओर इशारा किया, उसकी नज़र बदले हुए प्रतीक पर टिकी हुई थी। प्रतीक वे नहीं हैं जो वे दिखते हैं। प्रतिबिंब वे अपना असली रूप दिखाते हैं। उसने अन्य प्रतीकों को देखा, उसका दिमाग दौड़ रहा था, पहेली को समझने की कोशिश कर रहा था। वे ज्योतिषीय हैं, उसने गया से ज़्यादा खुद से कहा। राशि चिन्ह, लेकिन अधूरे। हमें लापता टुकड़ों को खोजने की ज़रूरत है। क्रम। उसने फिर से प्रतीकों को देखा, उसकी नज़र शकल पर घूम रही थी। मीन राशि, यह पानी है। पानी के बाद क्या आता है? अगला चिन्ह क्या है? हालांकि, गया प्रभावित नहीं हुआ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, माइकल? उसने पूछा, उसकी आवाज़ में झुंझलाहट थी। ज्योतिष, राशि चिन्ह। तुम्हें लगता है कि नित्रोइल ने अपने दिव्य परीक्षणों को कुछ सितारों के चिन्हों पर आधारित किया? उसने अपनी आंखें घुमाईं। बस दिखावा करो कि मैं मंदबुद्धि हूं, जो कि, सच कहूं तो, इस समय सच्चाई से बहुत दूर नहीं है, और मुझे समझाओ। धीरे धीरे, माइकल ने आह भरी। उसने फर्श पर पड़े प्रतीकों की ओर इशारा किया। उन्हें देखो, गया, उसने धैर्यपूर्वक कहा। वे केवल बेतरतीब घुमावदार रेखाएं नहीं हैं। वे नक्षत्र हैं। वह देखा। घूमता हुआ भंवर, वह मीन राशि है। मछली, उसने एक और प्रतीक की ओर इशारा किया, यह एक लाल रंग का त्रिभुज है। और वह जो मेष राशि है। मेढ़ा, यह अग्नि है। और ये, वह दूसरे प्रतीक की ओर बढ़ा, बीच में एक बिंदु वाला एक नीला वृत्त। ये कुंभ राशि है। जलवाहक, ये वायु है। माइकल ने गया की ओर देखने से पहले कहा। वे ज्योतिषीय संकेत हैं, गया। लेकिन वे अधूरे हैं। वे प्रतिबिंब हमें गायब टुकड़े दिखाते हैं। क्रम, हमें उन्हें सक्रिय करने की आवश्यकता है। सही क्रम में। और क्रम क्या है? गया ने पूछा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। और इसका नित्रोइल से क्या लेना देना है? वह शिकार की देवी है, राशिफल की देवी नहीं। वह अपने मंदिर में राशि चक्र पहेली क्यों रखेगी? माइकल ने ठहाका लगाया। शायद उसे ज्योतिष पसंद था। या शायद यह एक रूपक है, किसी और चीज़ का प्रतिनिधित्व। उसने कंधे उचका दिए। कौन जानता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इसे हल करना होगा। अगली मंजिल पर पहुंचने के लिए। धनुष तक पहुंचने के लिए। लेकिन कैसे? गया ने हताशा से पूछा। तुमने कहा कि प्रतिबिंब वास्तविक रूप दिखाते हैं। लेकिन कौन सा प्रतिबिंब? हमारे पास दर्पण नहीं है। माइकल मुस्कुराया, उसके चेहरे पर एक धीमी, शिकारी मुस्कान फैल गई। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, उसने कहा, उसकी नज़र गया के क्रॉसबो पर टिकी हुई थी। हमारे पास गॉड स्लेयर है और इस पहेली को हल करने और अगले स्तर पर जाने का समय आ गया है। 1409 पहेलियाँ टिप्पणी अनुभाग में अपने उत्तर लिखें। क्रॉसबो क्यों? गया ने पूछा, उसकी आवाज़ में संदेह था। और मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास अपने उस स्पेस रिंग में कोई फैंसी दर्पण नहीं है। आपके पास वहाँ सब कुछ है। यह कोई साधारण दर्पण नहीं है, गया, माइकल ने कहा, उसकी आवाज़ में मनोरंजन का एक संकेत था।
उसने अपनी इन्वेंट्री में हाथ डाला, एक छोटा अलंकृत हाथ दर्पण निकाला और इसे ऊपर उठाया जिससे फर्श पर प्रतीकों को प्रतिबिंबित किया जा सके। लेकिन प्रतिबिंब सामान्य था क्योंकि प्रतीक अपरिवर्तित रहे। देखा, उसने दर्पण को अपनी इन्वेंट्री में वापस फेंकते हुए कहा, यह एक हथियार होना चाहिए, कुछ शक्ति से ओतप्रोत। उसने अपनी तलवारों में से एक को निकाला जिसकी ऑब्सीडियन ब्लेड मंद प्रकाश में चमक रही थी और उसे ऊपर उठाया, उसे प्रतीकों की ओर झुकाया। और वहाँ वह था, प्रतीकों का प्रतिबिंब और वास्तविक रूप। ठीक है, उसने कहा, उसकी निगाहें परावर्तित छवियों पर टिकी हुई थीं। अब हम कहीं पहुंच रहे हैं। पहला प्रतीक, नीले मीन राशि का घूमता हुआ भंवर एक मछली के रूप में परिलक्षित हो रहा था जो एक चक्र में तैर रही थी। पानी, माइकल ने बड़बड़ाया। राशि चक्र में पानी के बाद क्या आता है? पृथ्वी, गया ने एक पल सोचने के बाद कहा। वृषभ, बैल। माइकल ने फर्श पर प्रतीकों को स्कैन किया, उसकी निगाह एक भूरे रंग के वर्ग पर टिकी। वहाँ, उसने इशारा करते हुए कहा, वह वृषभ होना चाहिए, इसे सक्रिय करो। गया ने अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हुए भूरे रंग के वर्ग पर अपना हाथ दबाया। प्रतीक चमक उठा, उसमें से एक गर्म मिट्टी जैसी रोशनी निकल रही थी और फिर बदल गई। यह अब एक वर्ग नहीं था, यह एक बैल था जिसके सींग नीचे थे, इसका आकार ठोस, शक्तिशाली था। ठीक है, माइकल ने कहा, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वृषभ के बाद क्या आता है? मिथुन, गया ने जवाब दिया, उसकी आंखें अन्य प्रतीकों को स्कैन कर रही थीं। वायु, उन्हें 2 रेखाओं वाला एक पीला वृत्त मिला और उन्होंने इसे सक्रिय कर दिया। प्रतीक बदल गया, जिससे जुड़वां बच्चे प्रकट हुए, उनके रूप झिलमिलाते अलौकिक थे। कर्क, माइकल ने कहा, उसकी आवाज़ धीमी बड़बड़ाहट वाली थी। फिर से पानी, फिर सिंह, आग। वे साथ साथ काम करते रहे, उनकी हरकतें एक दूसरे से मिलती रहीं, उनके दिमाग हाथ में मौजूद काम पर केंद्रित रहे। उन्होंने राशि चक्र के क्रम का पालन करते हुए एक एक करके प्रतीकों को सक्रिय किया। जल्द ही प्रतीक बदल गए, उनके असली रूप सामने आए जो कि प्रत्येक राशि का प्रतिनिधित्व करने वाले जीव और वस्तुएं थे। एक केकड़ा, एक शेर, एक युवती, तराजू, एक बिच्छू, एक तीरंदाज, एक बकरी। मकर राशि के बाद क्या है? माइकल ने पूछा, उसकी नज़र आखिरी प्रतीक पर टिकी हुई थी। कुंभ राशि, जलवाहक। हम पूरा चक्कर लगा चुके हैं, ये हवा है, गया ने उत्तर दिया। माइकल ने अंतिम प्रतीक, बीच में एक बिंदु के साथ नीले रंग के वृत्त पर अपना हाथ दबाया। प्रतीक स्पंदित हुआ, उसका प्रकाश तीव्र हुआ और फिर वह रूपांतरित हो गया। जलवाहक, उसका रूप झिलमिलाता हुआ, अलौकिक, उसके हाथ एक जग पकड़े हुए थे जिसमें से पानी बहता हुआ प्रतीत हो रहा था। और फिर फर्श कांप उठा। प्रतीक, उनके वास्तविक रूप प्रकट हुए, उनका क्रम सही हुआ, फर्श में धंसने लगे, संगमरमर की सतह के नीचे गायब हो गए। एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज़ कक्ष में गूंजी और दीवारों पर लगी मूर्तियां हिल गईं, उनके रूप बदल गए। वे अब विद्वान नहीं थे बल्कि योद्धा थे। उनके हाथ, जो कभी स्क्रॉल और अजीबोगरीब वस्तुएं पकड़े हुए थे, अब तलवारें, भाले और कुल्हाड़ी जैसे हथियार पकड़ रहे थे। अगर यह पर्याप्त नहीं था तो उनकी आंखें एक ठंडी, दुष्ट रोशनी से चमकने लगीं। ओह, चलो, गया ने कराहते हुए अपने हाथों को झल्लाहट में ऊपर फेंक दिया। सच में, ये बहुत पुराना हो गया है। शाम के 4:55। ओह, चलो, गया ने झल्लाहट में अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कराहते हुए कहा। सच में, ये बहुत पुराना हो गया है। लेकिन मूर्तियां हमला करने के बजाय बस आगे बढ़ गईं। वे आगे बढ़ीं, उनकी हरकतें धीमी, सोची समझी थीं, जब तक कि उनमें से 5 माइकल और गया के सामने खड़ी होकर उनका रास्ता रोक नहीं गईं। बीच में खड़ी एक लंबी, प्रभावशाली आकृति सलामी के लिए तलवार उठाए हुए आगे बढ़ी। अचानक माइकल और गया के नीचे की जमीन खिसक गई। अलौकिक प्रकाश से जगमगाती हुई सुनहरी जंजीरें फर्श से निकलीं, उनकी कलाइयों और टखनों को लपेटते हुए उन्हें जगह पर बांध दिया। गया ने संघर्ष किया, जंजीरों को खींचा, उसका चेहरा एक कर्कश स्वर में विकृत हो गया। यह क्या बकवास है? उसने दहाड़ते हुए अपने बंधनों को कसते हुए कहा। माइकल भी अपनी बढ़ी हुई ताकत और ईश्वरीय शक्ति के साथ मुक्त नहीं हो सका। नित्रोइल की कृपा से भरी हुई जंजीरें मजबूत थीं और किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए डिज़ाइन की गई थीं। शायद 5वें स्तर के भगवान को भी। मुझे नहीं लगता कि वे हमला करने जा रहे हैं, माइकल ने कहा, उसकी निगाह मूर्तियों पर टिकी हुई थी। यह एक परीक्षा है, हमने आधी पहेली हल कर ली है, ये दूसरी आधी है। तलवार वाली मूर्ति आगे बढ़ी, उसकी आवाज़ एक धीमी, गूंजती हुई गड़गड़ाहट थी जो पूरे कक्ष में गूंज उठी। उत्तर दो और आगे बढ़ो, उसने कहा, उसकी निगाह माइकल पर टिकी हुई थी। असफल हो जाओ और नष्ट हो जाओ। उसने अपनी तलवार उठाई, ब्लेड मंद प्रकाश में चमक रहा था। मेरे पास ब्लेड है, लेकिन मैं खून नहीं बहाता। मेरे पास रीढ़ है, लेकिन मेरी कोई हड्डी नहीं है। मेरे पास शाफ्ट है, लेकिन मैं आंसू नहीं बहाता। मैं शिकारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता हूँ, लेकिन मेरे पास हाथ नहीं है। मैं एक हथियार हूँ, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है।
मैं एक उपकरण हूँ, लेकिन मेरे पास कोई कौशल नहीं है। मेरे पास एक बिंदु है, लेकिन मैं भाला नहीं हूँ। मेरे पास एक पंख है, लेकिन मैं पक्षी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? ओह, भाड़ में जाओ, गया ने गुस्से से भरी आंखों से कहा। मुझे पहेलियों से नफरत है। पहेलियां बेवकूफ़ों के लिए होती हैं। और इससे पहले कि माइकल पहेली को समझना शुरू कर पाता, एक हाथ, जो मूर्तियों के समान लाल ऑब्सीडियन से बना था, जमीन से उछला और उसे मुक्का मारा। सीधे जांघ पर। गया दुगना हो गया, उसके होठों से एक घुटी हुई आह निकल रही थी, उसका चेहरा दर्द और आक्रोश के मिश्रण में विकृत हो गया था। स्थिति की गंभीरता के बावजूद माइकल खुद को हंसने से नहीं रोक सका। अच्छा हुआ कि मुझे अंडकोश में मुक्का नहीं लगा, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, गया ने गुर्राहट के साथ कहा, उसकी आवाज़ धीमी, खतरनाक फुफकार थी। तलवार उठाई मूर्ति अभी भी स्थिर खड़ी थी, प्रतीक्षा कर रही थी। इस बीच माइकल की कलाई के चारों ओर जंजीरें कस गई, एक सूक्ष्म अनुस्मारक कि वे एक घड़ी पर थे। असुविधा को अनदेखा करते हुए माइकल ने पहेली पर ध्यान केंद्रित किया और उसका दिमाग उत्तर खोजने के लिए दौड़ पड़ा। एक ब्लेड लेकिन ये खून नहीं निकालता, उसने पहेली के शब्दों को दोहराते हुए कहा। एक रीढ़ लेकिन कोई हड्डी नहीं। एक शाफ्ट लेकिन कोई आंसू नहीं। यह क्या हो सकता है? वह संभावनाओं के माध्यम से चला गया, उन्हें एक एक करके त्याग दिया। एक तलवार, नहीं, ये खून निकालता है। एक भाला, नहीं, यह एक बिंदु है। एक प्रतीकात्मक ब्लेड, नहीं, ये बहुत अमूर्त है। जल्दी करो, माइकल, गया ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ तनावपूर्ण थी। वह चीज़ हमला करने के लिए तैयार हो रही है। मूर्ति की तलवार, जिसकी नोक एक भयानक लाल रोशनी से चमक रही थी, धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, माइकल के सिर के करीब और करीब आ रही थी। और फिर यह क्लिक हो गया। एक तीर, माइकल ने कहा, उसकी आवाज़ में अचानक एहसास का विस्फोट था। उत्तर एक तीर है। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, तलवार ने अपना उतरना बंद कर दिया, उसके सिर से कुछ इंच की दूरी पर मंडराते हुए। मूर्ति पीछे हट गई, उसकी हरकतें झटकेदार, अप्राकृतिक थीं। सही है, ये गड़गड़ाहट से बोली, उसकी आवाज़ में कोई बदलाव नहीं था। माइकल को बांधने वाली जंजीरों में से एक, जो उसके दाहिने टखने के चारों ओर थी, गायब हो गई, सुनहरी रोशनी के कणों में विलीन हो गई। जब माइकल ने देखा कि गया अपनी सांस के नीचे कुछ बुदबुदा रही है और अपनी कमर पर मुक्का लगने के कारण छटपटा रही है, तो उसने उसे चिढ़ाने का फैसला किया। तो क्या तुम्हारे पास ज्ञान की कुछ बातें नहीं हैं डार्लिंग? भाड़ में जाओ, बेवकूफ़। तुम्हें ये सब बहुत पसंद आ रहा है, गया ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी आंखों में अभी भी पानी आ रहा था। मैं फिर से अपनी अस्तित्वहीन गेंदों पर मुक्का नहीं मारूंगा। उसकी व्यंग्यात्मकता को अनदेखा करते हुए माइकल ने भले वाली मूर्ति की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। वह भाला अपने सामने रखे हुए आगे बढ़ी और उसकी नज़र माइकल पर टिकी हुई थी। मुझे पहेली बताओ, माइकल ने शांति से कहा। मेरे पास मुंह है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। मेरे पास बिस्तर है, लेकिन मैं कभी सो नहीं सकता। मेरे पास शरीर है, लेकिन मैं सांस नहीं लेता। मेरे पास कोई जीवन नहीं है, लेकिन अगर मुझे खाना मिले तो मैं बड़ा हो सकता हूँ। मैं क्या हूँ? मूर्ति की आवाज़, एक धीमी, गूंजती हुई गड़गड़ाहट, पूरे कक्ष में गूंज उठी। अभी भी कमर के नीचे के हमले से लड़खड़ाते हुए गया ने अपनी सांसों में गालियां बकीं, इतनी धीमी कि माइकल भी सुन नहीं सका। वह चोटिल होने से ज्यादा क्रोधित और शर्मिंदा थी। वास्तव में क्रोधित, इस तथ्य से कि यह सब हुआ था। माइकल, हालांकि, बेफिक्र लग रहा था। वह पहेली पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसका दिमाग पहले से ही संभावनाओं के बारे में सोच रहा था। मेरे पास मुंह है, लेकिन बोल नहीं सकता, उसने पहेली के शब्दों को दोहराते हुए कहा। बिस्तर है, लेकिन कभी नींद नहीं आती। शरीर है, लेकिन सांस नहीं लेता। मूर्ति, जिसका भला उसके सामने था, ने धीरे धीरे हथियार वापस खींच लिया, उसे वापस खींच लिया, हमला करने की तैयारी कर रहा था। माइकल की आंखें कमरे में इधर उधर घूम रही थीं, कुछ खोज रही थीं। कोई सुराग, कोई संकेत, कोई किताब, उसने अनुमान लगाया। इस बार भाला रुका नहीं। इसके बजाय यह माइकल के कवच को छेदते हुए आगे की ओर बढ़ा, उसके कंधे में गहराई तक धंस गया। माइकल ने घुरघुराहट की, उसका शरीर झटके से हिल रहा था। उसके कवच के काले हिस्से के खिलाफ गहरा लाल खून घाव के चारों ओर बह रहा था। माइकल को चोट लगते देख गया, उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई। तुम बकवास करने वाले हो, उसने मूर्ति पर चिल्लाया, उसके हाथ ऊर्जा से चटक रहे थे। मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, मैं तुम्हें लाखों टुकड़ों में तोड़ दूंगा। एक और हाथ, जो पत्थर से बना था, जमीन से निकला, उसके पेट पर लगा और उसकी सांस रुक गई। वह हाँफने लगी, दोहरी हो गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। जब वह दर्द से कराह रही थी, तो माइकल के कंधे में अभी भी धंसा भला लिए मूर्ति ने धीरे धीरे हथियार वापस खींच लिया, गति बहुत धीमी थी। गलत जवाब, उसने गड़गड़ाहट की, उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी। माइकल ने दर्द में अपने दांत पीस लिए और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, क्योंकि भाला फिर से हिलने लगा।
दर्द के बावजूद माइकल का दिमाग तेजी से चल रहा था और आखिरकार उसे समझ आ गया। एक नदी, उसने चिल्लाया इससे पहले कि भाला उसकी छाती से कुछ इंच की दूरी पर रुक जाए। सही है, मूर्ति ने अपनी आवाज़ में एक रस्ता से कहा। नतीजतन माइकल के बाएं टखने के चारों ओर की जंजीर गायब हो गई। इसके बाद माइकल ने अगली पहेली का सही उत्तर दिया और उसके दाहिने हाथ के चारों ओर की जंजीर गायब हो गई। फिर एक और उसका बायां हाथ आज़ाद हो गया। प्रत्येक सही उत्तर के साथ एक और जंजीर गायब हो गई और एक और मूर्ति पीछे हट गई। अंत में केवल एक मूर्ति बची। आखिरी मूर्ति, यह माइकल के सामने खड़ी थी। इसका रूप भव्य था, इसका धनुष खींचा हुआ था, एक तीर सीधे माइकल के सिर पर निशाना साध रहा था। उत्तर दें और आप पास हो सकते हैं, ये गड़गड़ाहट हुई। असफल होने पर आप अपना सिर खो देंगे। यह एक धमकी और एक वादा था। मेरे पास कई आंखें हैं लेकिन मैं देख नहीं सकता। मैं अंधेरे में शिकार करता हूँ लेकिन प्रकाश से डरता हूँ। मैं खामोश पंखों पर उड़ता हूँ लेकिन मेरे पास पंख नहीं हैं। मैं क्या हूँ? माइकल को पता था कि वह इस बार कुछ भी नहीं कर सकता। वह तीर के वजन को महसूस कर सकता था, उससे निकलने वाली शक्ति को। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये कुछ और था। भले ही तीर किसी देवता को न मार सके, लेकिन नित्रोइल की कृपा से भरे तीर से सिर में गोली लगने से उसका दिन खराब हो जाएगा। ये संभवतः उसके भौतिक शरीर को नष्ट कर देगा, जिससे उसकी आत्मा को नश्वर क्षेत्र में अपने बैकअप शरीर में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसका मतलब होगा कि वह अपनी वर्तमान साधना और देवताओं के क्षेत्र से अपना संबंध खो देगा। यह उसे महीनों पीछे कर देगा, शायद सालों भी। और उसे यकीन नहीं था कि इससे उसकी आत्मा पर और क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए उसे यह सही करने की ज़रूरत थी। सिस्टम, मुझे जवाब दो अभी। पहेली का जवाब देने के लिए 10 मिलियन बेडेस पॉइंट की आवश्यकता होगी। क्या होस्ट आगे बढ़ना चाहता है? माइकल जानता था कि एक जवाब के लिए 10 मिलियन दिन दहाड़े लूट थी। सिस्टम महंगा था, लेकिन वह अनुमान लगाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अभी नहीं, जब सब कुछ दांव पर लगा हो। करो, उसने सोचा, अपने दांत पीसते हुए। मूर्ति की पहेली का उत्तर एक बल्ला है, सिस्टम ने कहा। एक बल्ला, माइकल ने स्थिति के दबाव के बावजूद अपना संयम खोए बिना जल्दी से कहा। जब उसने उत्तर दिया तो मूर्ति एक पल के लिए स्थिर रही और उसका तीर अभी भी माइकल के सिर पर निशाना साधे हुए था। फिर धीरे से उसने अपना धनुष नीचे कर लिया। ठीक है, उसने गड़गड़ाहट की, उसकी आवाज़ में कोई बदलाव नहीं था। तुम जा सकते हो। और एक पल के बाद माइकल के बाएं हाथ को बांधने वाली अंतिम जंजीर सुनहरे प्रकाश के कणों में विलीन हो गई। मूर्तियां अपना कार्य पूरा करते हुए अपने मूल स्थान पर वापस आ गईं, एकदम सही संरेखण में, एक बार फिर पत्थर की तरह स्थिर खड़ी थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, सीढ़ियों का एक सेट, जो मूर्तियों के समान ही लाल ऑब्सीडियन से बना था, कमरे के एक कोने से उभरा और छत का एक हिस्सा खुल गया, जिससे अगले स्तर तक जाने का रास्ता दिखाई दिया। अंत में गया ने कराहते हुए कहा, अपने अंगों को फैलाते हुए। उसकी अदृश्यता एक पल के लिए टिमटिमाती हुई जैसे वह आगे बढ़ रही थी। वे कमबख्त मूर्तियां मुझे खौफनाक बना रही थीं, पत्थर की तरह ठंडे अजीबोगरीब लोगों का झुंड। उसने जमीन पर थूकने से पहले मूर्तियों को ध्यान से देखा। माइकल का घाव, जो भाला चलाने वाली मूर्ति द्वारा लगाया गया था, पहले ही ठीक हो चुका था। उसके कवच में एपीडी ने उसका ख्याल रखा था। भाला उसके कंधे में घुस गया था, मांस, हड्डी और यहाँ तक कि कवच को भी छेदता हुआ। यहाँ तक कि उसका उन्नत कवच भी हमले को पूरी तरह से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। घाव की अनुपस्थिति को देखते हुए गया ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां उस जगह को छू रही थीं जहां भाले ने उसे छेदा था। तुम ठीक हो? उसने पूछा, उसकी आवाज़ में चिंता थी। मैं ठीक हूँ, माइकल ने उसके स्पर्श को अनदेखा करते हुए कहा। चलो चलते हैं। मुझे नहीं पता कि वहाँ किस तरह की मुसीबत हमारा इंतज़ार कर रही है, लेकिन मैं इसका सामना जल्द से जल्द करना चाहूँगा। गया ने फिर से अपनी अदृश्यता को सक्रिय करते हुए सहमति में सिर हिलाया। वे सीढ़ियाँ चढ़ गए, उनके कदम ठंडे पत्थर पर खामोश थे। तीसरी मंजिल अलग थी क्योंकि वहाँ कोई मूर्तियाँ या पहेलियाँ नहीं थीं, बल्कि केवल हड्डियाँ थीं। फर्श कंकालों का समुद्र था, मानव, योगिनी, बौने, यहाँ तक कि ऐसे जीव भी जिन्हें माइकल पहचान नहीं पाया। समय के साथ सफ़ेद हो चुकी उनकी हड्डियाँ फर्श पर बिखरी हुई थीं, एक भयानक कालीन जो उनके पैरों के नीचे चरमरा रहा था। दीवारें फीकी, धूसर थीं, छत छाया में खो गई थी। क्या बकवास है, गया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी अदृश्यता टिमटिमा रही थी क्योंकि वह अवशेषों को देख रही थी। माइकल अपनी निगाहें पूरे कक्ष में घुमाते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस कर रहा था। मुझे ये पसंद नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसका हाथ सहज रूप से उसकी तलवार की मूठ की ओर बढ़ रहा था। यहाँ क्या हुआ? अचानक जिस द्वार से वे आए थे वह बंद हो गया। ध्वनि पूरे कक्ष में गूंज उठी और वे पूर्ण अंधकार में डूब गए। मुझे ये पसंद नहीं है, गया ने कहा, उसकी आवाज़ बेचैनी से भरी हुई थी।
माइकल अपनी इंद्रियों को हाई अलर्ट पर रखते हुए अपनी नाइट विजन को सक्रिय कर दिया, लेकिन अपनी बढ़ी हुई दृष्टि के साथ भी वह कमरे में आकृतियों को मुश्किल से देख पा रहा था। यहाँ का अंधकार अलग था, ये घना था, दमनकारी, एक भौतिक इकाई की तरह। और फिर उसने एक आवाज़ सुनी, सटीक रूप से एक महिला की आवाज़। आवाज़ एक नर्म, मधुर लोरी गा रही थी जो अंधेरे में बहती हुई लग रही थी। सो जाओ मेरे बच्चे, दुनिया निर्दयी है। अपनी आंखें बंद करो और सब कुछ पीछे छोड़ दो। सुंदरता फीकी पड़ जाती है और जवानी उड़ जाती है। अंधकार और अनंत रात को गले लगाओ। भगवान होने के बावजूद माइकल और गया दोनों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। आवाज़ में कुछ गड़बड़ थी, कुछ गड़बड़ थी। यह इतनी परफेक्ट और इतनी सुखदायक थी कि उन्हें सोने और आत्मसमर्पण करने की इच्छा हुई। उस पल माइकल ने कमरे का तापमान गिरता हुआ महसूस किया। उसे लगा कि उसके पीछे अंधेरे से कोई उसे देख रहा है। गया, उसने कहा, उसकी आवाज़ धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी। क्या मेरे पीछे कुछ है? इस अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा है माइकल, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में घबराहट थी जो उसने शायद ही कभी उससे सुनी हो। वह जानता था कि उसके पास उसकी एक्स-रे दृष्टि नहीं है, अंधेरे में देखने की उसकी क्षमता नहीं है। फिर अचानक गाना बंद हो गया। उसके बाद जो सन्नाटा था वह बहरा कर देने वाला था। एकमात्र आवाज़ उनके पैरों के नीचे हड्डियों की सरसराहट और दीवारों से रिसती हुई हवा की फुसफुसाहट थी। ऐसा लगा जैसे वह किसी डरावनी फिल्म में फंस गया हो और वह उसका स्टार हो। एक घिनौना क्लिच, फिर सन्नाटा टूट गया। यह मेरी जगह है। आवाज़, वही कोमल, मधुर आवाज़ जो कुछ क्षण पहले गा रही थी, चीखी। अंधेरे में किसी चीज़ द्वारा बढ़ाई गई चीख की ताकत ने माइकल को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह पीछे की ओर गिर गया और उसका शरीर हड्डियों से भरे फर्श पर जा गिरा। तुम नहीं जा सकते मेरे बच्चे, आवाज़ जारी रही। उसका स्वर बदल रहा था, अधिकार जता रहा था। माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। हमेशा मेरे साथ यहीं रहो। माइकल का सिर घूम रहा था। उसने खुद को अपने पैरों पर धकेला और अपनी दोनों काली तलवारें निकाली और उन्हें काली लपटों से ढक दिया। उस पल वह अपने कंधे पर कुछ ठंडा महसूस कर सकता था। एक हाथ, वह घूमा, अपनी तलवार से वार किया, लेकिन हाथ चला गया था। मुझे ये पसंद नहीं है, इंसान, गया की आवाज़ डर के एक दुर्लभ संकेत के साथ अंधेरे में गूंज उठी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूँगा, लेकिन मुझे ये डरावनी बातें करने के बजाय ये मूर्तियाँ और पहेलियाँ ज़्यादा पसंद हैं। माइकल अपनी इंद्रियों को हाई अलर्ट पर रखते हुए छाया टेलीपोर्टेशन का उपयोग करते हुए अंधेरे के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने के लिए आवाज़ के स्रोत का पता लगाने की कोशिश करते हुए हिलने लगा। एक भगवान आवाज़, नर्म और मधुर, फुसफुसाती हुई, हर जगह से एक साथ आती हुई लग रही थी। कितना सुंदर, माँ के पास आओ। लेकिन आवाज़, जो कभी शांत थी, बदल रही थी। ये गहरी, कठोर और अधिक विकृत होती जा रही थी। मैं कुछ नहीं देख सकता माइकल, गया की आवाज़ ने कहा। उसकी हताशा स्पष्ट थी। क्या तुम इस अंधेरे को दूर नहीं कर सकते? तुम अंधेरे के भगवान हो, है न? मैं कोशिश कर रहा हूँ, माइकल ने गुर्राते हुए कहा। उसकी नज़र इधर उधर घूम रही थी, उसके हाथ उसकी तलवारों को पकड़ रहे थे। लेकिन ये प्राकृतिक अंधेरा नहीं है, ये कुछ और है। शायद कोई जादू है, या फिर दिमागी चाल। फिर एक नई गंध उसके नथुने तक पहुंची। गंधक, पहले तो हल्की, लेकिन हर गुजरते सेकंड के साथ और भी तीखी, और भी तेज होती जा रही थी। क्या तुम्हें इसकी गंध आ रही है? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। आवाज़ हंसी, एक सर्द, गूंजती आवाज़ जो उन्हें चारों ओर से घेरे हुए लग रही थी। मेरे पास एक बच्चे के लिए एक भगवान है, उसने कहा। उसका स्वर बदल गया, अधिकार जताने वाला हो गया। और एक देवी, तुम दोनों मेरे साथ रहोगी, हमेशा के लिए। अपनी अदृश्यता के बावजूद गया को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। आवाज़ जानती थी कि वह वहाँ है और वह एक देवी है। मुझे पता है तुम यहाँ हो, छोटी सी आवाज़ एक भयावह मनोरंजन के साथ बोली। तुम एक शरारती लड़की हो, और शरारती लड़कियों को सज़ा मिलनी चाहिए। इससे पहले कि गया कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, बर्फ से बने कोड़े की तरह एक तेज, चुभने वाला दर्द उसके गाल पर लगा। वह चिल्लाई। एक पल के लिए उसकी अदृश्यता टिमटिमा गई, क्योंकि उसे छत पर अपने आसन से फेंक दिया गया था। उसका शरीर नीचे हड्डियों से भरे फर्श पर जा गिरा। जैसे ही गया का शरीर फर्श से टकराया, उसकी हड्डियां हिल गईं। वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसका हाथ उसके गाल पर उड़ गया, जहां पहले से ही एक पतला, लाल निशान बनना शुरू हो गया था। माइकल तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए उसके बगल में टेलीपोर्ट हो गया। उसका रूप अंधेरे में गति का एक धुंधलापन था। यह मैं हूँ, उसने उसकी बाँह पकड़ते हुए कहा। गया चौंक गया, सहज रूप से झपट्टा मारा, उसकी मुट्ठी उसके जबड़े से टकरा गई। भाड़ में जाओ, वह चिल्लाई, पीछे कूदते हुए। ऐसा मत करो, तुमने मुझे बहुत डरा दिया। माइकल, उसका हाथ उसके जबड़े पर उड़ रहा था, बस हंसा। सॉरी, मेरी गलती, उसने कहा और उसे अपनी एक डार्क स्वॉर्ड थमा दी। यहाँ सावधान रहना।
उस कुतिया ने मुझे थप्पड़ मारा, उसने गुर्राते हुए कहा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने मुझे थप्पड़ मारा, इंसान, मेरे चेहरे पर, और यह चोट पहुंचाता है। गया ने तलवार की मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए गुर्राहट की। वे पीठ से पीठ सटाकर खड़े थे, उनकी निगाहें अंधेरे को स्कैन कर रही थीं, भ्रम को भेदने की कोशिश कर रही थीं। मैंने इस बकवास को बहुत सह लिया है, गया ने अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए गुर्राहट की, उसकी उंगलियां आग से चटक रही थीं। चलो कमबख्त, रोशनी हो। उसने आग की लपटों की एक धार छोड़ी, एक उग्र विस्फोट जिसका उद्देश्य चंबे को रोशन करना और उनके हमलावर को प्रकट करना था। लेकिन अंधेरे ने लपटों को अवशोषित कर लिया, उन्हें पूरी तरह से निगल लिया, उन्हें अंधा बना दिया। शरारती, शरारती, आवाज़ में एक मनोरंजन का संकेत था। मम्मी को रोशनी पसंद नहीं है, और बच्चों को आग से नहीं खेलना चाहिए। कौन है तू, साला? गया दहाड़ा, उसकी आवाज़ अंधेरे में गूंज रही थी। अपना आपा दिखा, काय। मैं तुझे चीर डालूंगा, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आवाज़ अचानक गुस्से से चीख उठी। गंदी मुंह वाली बच्ची, माँ को तुम्हें कुछ शिष्टाचार सिखाने की ज़रूरत है। यह महसूस करते हुए कि कुछ उनकी ओर बढ़ रहा है, माइकल ने अपने समय को धीमा करने वाले मंत्र सिलेनेस को सक्रिय किया और धीमे समय के बावजूद अपनी तलवार को तरल, सटीक गति से घुमाया। ब्लेड किसी चीज से जुड़ गई। एक चीख, ऊंची और दर्द से भरी, अंधेरे में गूंज उठी। और एक पल के लिए, बस एक क्षणभंगुर क्षण के लिए, माइकल ने उसे देखा। एक बूढ़ी औरत, उसका चेहरा झुर्रियों और क्रोध का मुखौटा था, उसकी आंखें एक दुष्ट हरे प्रकाश से चमक रही थीं। उसके बाल, लंबे और पतले, उसके चेहरे के चारों ओर मकड़ी के जाले की तरह लटके हुए थे। उसके दांत टेढ़े और पीले, एक झुंझलाहट में उजागर थे। उसके स्तन, ढीले और परेशान करने वाले नंगे, उसके हिलने पर हिल रहे थे। और फिर वह चली गई, अंधेरे में वापस गायब हो गई। माइकल और गया को हड्डियों से घिरा हुआ अकेला छोड़ दिया। और उसकी चीख की गूंज, ये सबसे गड़बड़, परेशान करने वाली चीज़ों में से एक थी जो उसने अपने पूरे जीवन में देखी थी। जीवन और कुछ ऐसी चीज़ों पर विचार करना जो उसने देखी थी, वह कुछ कह रही थी।